न्यूक्लियोटाइड का, मान लेता हूं कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, एक, ठीक है। तो पॉलीमर का मतलब कि एक से ज्यादा, सिंपल सी बात है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, दुनिया भर के यहां पे ऐसे लंबी चेन ले लूंगा, किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। दिस लॉन्ग चेन इज व्हाट, दिस इज डीएनए, ठीक है, दिस इज डीएनए। अगर एक की मैं बात करूं तो एक क्या बनेगा आपका, एक को मैं बोलूंगा न्यूक्लियोटाइड, और ये कंप्लीट जो चेन है, इस पूरी कंप्लीट चेन को मैं क्या बोल दूंगा, डीएनए बोलूंगा या आरएनए में बोल दूंगा, ठीक है। तो डीएनए हुआ या आरएनए हुआ, ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही पॉलीमर है, किसके, न्यूक्लियोटाइड के। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या बला है, अभी मैं इसको अभी आपको बताऊंगा, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। यही तो मैंने बोला, वही, अरे यार, जब मैं बोलूं तो एकदम ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, ठीक है। मैं इसलिए बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं लिखने पे ध्यान नहीं, सुनने पे। एक में मैंने क्या, पॉलीमर, पॉलीमर्स व्हाट, कि बहुत सारे, एक न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, एक को मैंने क्या बोल दिया, न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारी लंबी चेन बना दी, किसकी चेन बनाई, लंबी चेन, न्यूक्लियोटाइड की। बेसिकली ये चेन किसकी है, न्यूक्लियोटाइड की। और ये कंप्लीट चेन को मैंने क्या नाम दे दिया, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, कुछ भी हो सकता है। अब ये डीएनए कब होगा, आरएनए कब होगा, अभी हम आते हैं, 2 मिनट रुको, अभी बताऊंगा मैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए भाई, बढ़े आगे, बढ़ते हैं। अब आते हैं न्यूक्लियोटाइड पे। तो ये क्या चीज है न्यूक्लियोटाइड, ये क्या बला है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, 3 चीजों से मिलकर बनता है। एकदम ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं तो खोपड़ी से निकलेगा तो फिर जिंदगी में नहीं घुसेगा तुम्हारे। ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या चीज है। न्यूक्लियोटाइड को मैंने क्या बोला, ये भाई न्यूक्लियोटाइड एक मॉलिक्यूल्स है जो डीएनए और आरएनए को बनाता है, ठीक है। ये सिंगल मॉल, अगर इसकी मैं एक लंबी चेन बना दूंगा तो या तो डीएनए बनेगा या आरएनए बनेगा, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है, ये इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसको हम लोग देखते हैं। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। पहला कौन सा, पहला होता है पेंटोस शुगर, जो अभी हमने पढ़ा, पेंटोस शुगर, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि या भाई साहब, ये बनता है एक चीज हम देखेंगे जिसको हम बोलते हैं शुगर, और शुगर भी कौन सा, पेंटोस शुगर। तो ये भाई साहब आ गया पेंटोस शुगर, ठीक है। तो अभी जो हमने संरचना जो देखी थी वो कौन सी थी, पेंटोस शुगर की, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि मेरा, अगर मान लेते कि ये या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों चीजें में कोई एक चीज होगा। ये न्यूक्लियोटाइड जो होगा या तो डीएनए को बनाएगा या आरएनए को बनाएगा, ये तो बात पक्का है। अगर मैं शुगर लेता हूं, पेंटोस शुगर, तो अगर मान लेते कि डीएनए बनाएगा तो कौन सा शुगर इसमें ऐड रहेगा, और आरएनए अगर बनाएंगे तो कौन सा शुगर यहां पे आएगा। तो डीएनए रहेगा तो कौन सा शुगर रहेगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर रहेगा, ये बात तो पक्का हो गई। अब आरएनए अगर हमको बनाना है तो कौन सा शुगर होगा, राइबोज शुगर होगा, ठीक है। यहां तक तो समस्या नहीं है। तो पहला एक कंपोनेंट हमको मिल गया है कि एक हिस्सा इसका पेंटोस शुगर होता है न्यूक्लियोटाइड का। दूसरा हिस्सा देखेंगे, इसमें रहता है फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फिक एसिड। फॉस्फिक एसिड भी बोलते हैं या इसको फॉस्फेट ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी संरचना, फॉस्फेट का मतलब क्या होगा कि फॉस्फोरस, यहां पे कौन सा मॉलिक्यूल्स होगा, यहां पे फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स होगा। तो यहां पे देखो ये है क्या चीज, देखो इसकी संरचना में बना रहा हूं, यहां पे O, यहां पे OH, यहां पे OH, यहां पे OH। इसी को मैंने क्या नाम दे दिया, या तो फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप। ये दूसरा हिस्सा हो गया। एक और हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन बेस, यही खतरनाक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही हमको डिटेल में पढ़ना है, नाइट्रोजन बेस। तो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ, एक तो हो गया हमारा कौन सा, पेंटोस शुगर, दूसरा हो गया फॉस्फिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फिक एसिड का स्ट्रक्चर आपका ये हो गया, ठीक है। अगर इसको नॉर्मली अगर लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, PO कितना है, 1 2 3, 1 4 हो गए, तो O4 और H3। ए भाई
ऐसा लग रहा है जैसे अर्थक्वेक आ गया रूम में, ऐसा रिंगटोन लगता है भाई। बगल वाला ये सोचेगा अरे भैया क्या हो गया, ऐसे ही दिल्ली में अर्थक्वेक गया है, ये पटना में अर्थक्वेक ले जाता है, जमीन में धंसा दूंगा ना, इसको गाड़ दूंगा और मोबाइल में कॉल करूंगा तो अर्थक्वेक आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया PO4H3, ये बेसिकली क्या है, फॉस्फेट एसिड या फॉस्फेटिक ग्रुप। एक और ग्रुप है जिसका नाम है नाइट्रोजन बेस। अब ये क्या होता है, यही आपको ध्यान से, यहीं पे ध्यान आपको कंसंट्रेट करना है। देखो नाइट्रोजन बेस बेसिकली दो तरह के होते हैं। अब ये दो तरह के आप क्लासिफाई किससे कर रहे हैं, संरचना के तौर पे। मान लेता हूं कि एक ऐसा नाइट्रोजन बेस है जिसके पास सिंगल साइकिल है, सॉरी डबल साइकिल है, क्या है, डबल साइकिल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हो गया डबल, अरे यार ये हो गया डबल साइकिल स्ट्रक्चर, एक हो गया डबल साइकिल स्ट्रक्चर, एक हो गया सिंगल साइकिल स्ट्रक्चर। दो तरह के होते हैं। अगर मान लेते हैं कि डबल साइकिल स्ट्रक्चर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे। डबल साइकिल स्ट्रक्चर है तो इसको मैं बोलूंगा प्यूरीन, क्या बोलूंगा, प्यूरीन। और ये सिंगल रहेगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा, पेरीमिडीन, क्या बोलूंगा, पेरीमिडीन। तो नाइट्रोजन बेस भी दो तरह के हैं, एक हो गया डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर और एक हो गया सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर। डबल रहेगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, प्यूरीन, और सिंगल रहा तो पेरीमिडीन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, पेरीमिडीन, क्या क्या क्या, और इसको प्यूरीन, क्या क्या, ठीक है। अब देखो फिर इसको हम दो हिस्सों में बांटूंगा, इसको मैं दो हिस्सों में बांटूंगा, एकदम ध्यान से सुनना है, ठीक है, सिर्फ सुनते जाओ और कुछ नहीं करना है। इसको मैं दो हिस्सों में बांटूंगा, इसको क्या बोलूंगा, एडेनिन, क्या बोलूंगा, ऐड कर रहा हूं, ऐड +9 क्या हो जाएगा, क्या क्या क्या, एडेनिन। दूसरा आएगा ग्वानिन, क्या बोलेंगे, क्या क्या क्या, ठीक है। तो पहला एक हिस्सा आपका आ गया एडेनिन, दूसरा आ गया ग्वानिन। अब ये क्या चीजें अभी आएंगे, एकदम ध्यान से, अभी जो बोल रहा हूं बस उस पर ध्यान देना। एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, इसको बोलते हैं, इसके तीन हिस्से होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइटोसिन। साइटो मतलब साइट में, सीन मतलब देखो, साइट को देखो, तुम और देख रहे हो, तुम की चीजें कुछ और देख रहे हो, हम तो साइट ही देख रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, साइटो क्या 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 क्या, साइटोसिन, बिल्कुल। अब एक और आएगा जिसको बोलेंगे क्या, थायमीन, क्या क्या क्या, थायमीन। ठीक है, और एक और लास्ट बच गया है, इसको मैं कहां लिखूं, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे लिख देना, ये वाला हिस्सा यहां पे लिख देना, फिर पूछना मत कि ये क्या चीज है। ठीक है ना, इसको क्या बोलूंगा, यूरेसिल, क्या क्या क्या, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली तीन चीजों से मिलकर बना हुआ। एक हो गया कौन सा, शुगर, कौन सा शुगर, पेंटोस शुगर। अगर डीएनए रहा तो कौन सा शुगर, ठीक है, डाइबो। अगर आरएनए रहा तो ये तो भाई सब में कॉमन रहेगा, कौन सा, फॉस्फिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर ये है, क्या बोल रहा, ये हो गया। चलो अब आते हैं नाइट्रोजन बेस पे, यही सबको याद नहीं होता है, यही सबका खोपड़ी खिला के रख देता है। अब इसको थोड़ा याद कर लेते हैं। ये दो हिस्सों में हमने बांटा, एक हो गया डबल स्ट्रक्चर साइक्लिक और एक हो गया सिंगल। अगर डबल रहेगा तो उसको क्या बोलूंगा, प्यूरिन, प्यूरिन है मतलब पूरा प्योर है भाई साहब ये, ठीक है ना, प्यूरिन। ये क्या हो गया, ठीक है, पिरामिडिन, पिरामिड याद रखो, पिरामिड, ठीक है, उसी से याद रखना, क्या बोलना है इसको, पिरामिडिन, क्या, पिरामिडिन। इसका एक और हिस्सा जिसको क्या बोलेंगे, एडेनिन, इसको ग्वानिन, इसको साइटोसिन, इसको अब छापो। सारी चीजें यहीं याद हो जानी चाहिए। घर में तुम लोग पढ़ने वाले हो नहीं, पता है हमको, इसलिए यहीं पे याद करवाता हूं मैं। घर में जाके बस फाकीबाजी करते हो। अपने में बात बेटा मत करो, लिखो।
लिख लिया? हाँ, न्यूक्लियोटाइड, अरे यार यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा एकदम, इसी वजह से मैं बोलता हूँ, डाउट हो जाता है। डीएनए और ये दोनों किससे बना हुआ है? इससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ। अब मान लेते कि भाई साहब अब हमको आरएनए बनाना है तो ये वाला ले लेंगे, डीएनए बनाना है तो ये वाला ले लेंगे, ठीक? वो सब में कॉमन, दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है। और नाइट्रोजन बेस में कौन कौन, अब डीएनए बनाना है तो कैसे, अभी आऊंगा मैं, ठीक है, उस पर ध्यान, मैंने जो लिखा रहा हूँ अभी लिखते रहो, कोई डाउट आपका दिमाग में नहीं रहेगा, ठीक है ना। डीएनए कैसे बनता, आरएनए कैसे बनता, अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, बस लिखते जाओ। हो गया? यार छापने में तो तुम लोग तो माहिर रहते हो, हाँ? क्या बोल रहा है? छापने में तो माहिर हो, 10th बोर्ड में भी छापा था, 10th बोर्ड में भी छापा ही था, है कि नहीं? ग्रेजुएशन में भी छापोगे ही तो। निकलिए, अरे बेटा मैंने क्या बोला, थोड़ा धैर्य तो रखो, धैर्य रखो, अभी लंबा सफर तय करना, धैर्य रखो थोड़ा, आते हैं वहां पे भी। किसको? ये मैंने बोला था ना, यहाँ पे पूछा गया वही क्वेश्चन। ये इसके बाद वाला कहाँ पे आएगा? ये है यूरेसिल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूछते रहो, बढ़ो। एक रॉबर्ट लाना पड़ेगा। ये प्यूरिन, ये क्या जाएगा? पिरिमिडिन, पिरामिड से याद रखना, पिरामिड से हो गया पिरिमिडिन। अब पानी जो पी रहे हो प्योर है, तो प्योर से क्या जाएगा? प्यूरिन। अपने को याद करने से मतलब, देखो ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत लोगों की खोपड़ी घुमा देता है, ठीक है, याद नहीं होती चीजें, याद अगर तुमने कर लिया तो समझो बहुत। ये प्यूरिन केस है, ये इस केस से वही तो, अरे तो उसी का तो है हुआ, तभी तो इसके नीचे लगे। अरे इसके ये हो गए, इसके ये हो गए, मैंने क्या बोला था? क्या करूं मैं? सर फोड़ लूं, सर फोड़ लूं अपना? कल से ईटा लेके आएंगे, कुछ होगा सरे फोड़ लेंगे अपना, अपने में बात मत करो, बढ़ू आगे। अब आते हैं सब पे, एक एक करके आते हैं। चलो एक बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तब बातें आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे कि पहला हम देखना क्या, ये हमारा कौन सा है? ये हो गया हमारा प्यूरिन, ये हो गया कौन सा? पिरिमिडिन। इसी वजह से बोलता हूं कि जब मैं लिखवाता हूं, पढ़ाता हूं, उस समय ध्यान दिया करो, नहीं तो फिर पूछते रह जाओगे। पहला कौन सा था भाई साहब? एडेनिन। दूसरा कौन सा है? गुआनिन। देखो मैं जो तुमको पढ़ा रहा हूँ ना, सही बोलता हूँ, कहीं नहीं मिलने वाला, इसी वजह से ध्यान दिया करो चीजों पे। देखो इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, एग्जाम में मिल जाएगा, एग्जाम में ही मिलेगा, ये तुमको कहीं नहीं मिलेगा, सीधे एग्जाम में ही मिलेगा, ठीक है, ठीक है। नीट के पेपर में नहीं मिलेगा, यूपीएससी के पेपर में मिल जाएगा तुमको, ठीक है। देखो बीपीएससी के लिए जितना पढ़ा है उतना इनफ है, ठीक है, बहुत इनफ है। अभी देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुमको एक लेवल हम ऊपर लेके जाना चाहते हैं। मेरा काम सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं है, कराऊंगा तो ढाई से निकाल देता। अब तक तो मैं कहाँ रहता, लीवर में पहुंच जाता, लेकिन अभी तक यहीं पे हूँ, सेल ही नहीं खत्म हो रहा है, छठा क्लास है ये, समझ लो ना। तो यहाँ पे अगर सिलेबस कंप्लीट कराना मेरा मकसद नहीं होता है, सिखाना मकसद है, ताकि भैया तुमको कल एग्जाम आए, तुमसे किसी और से बने उससे मतलब नहीं है, तुमको पढ़ाए तुमसे बनना चाहिए। अब तुमसे तब भी नहीं बनेगा तो भैया क्या कर सकते, बिटवीन द टू लेग्स होगा तब। इसको देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ठीक है।
ये हो गया इसका एडेनिन का। ग्वानिन का देखो क्या होगा, कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत भी नहीं है। क्या करना है, 3 N आपको लगाने हैं, एक ऊपर, एक इसके अपोजिट और इसका एक पड़ोस में। हो गया। यहाँ पे देखो इसके अपोजिट में लगाना है और यहाँ पे सिर्फ H लगाना, O नहीं, H रहेगा। ठीक है। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस इसको उड़ा दूंगा यहाँ से। और यहाँ पे क्या लगा दूंगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन का। अब डबल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन का, यहाँ पे अंदर में कितने थे, 3, तो अंदर में कितने लगाऊंगा, 2 ही लगाऊंगा। तो मैं 2 लगा देता हूँ, कोई दिक्कत, तो ये लगा दिया मैंने 2। ठीक है। अब इसके अपोजिट में नाइट्रोजन था, लगा दूं, ये लगा देता हूं भाई, इस कोई दिक्कत नहीं। इसके बगल में ये था, इसको लगा दूं, इसके पड़ोस में लगा दूं, लगा देता हूं। फिर ये स्ट्रक्चर एज इट इज देखो ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा। यहाँ पे लगेंगे एक N, यहाँ पे लगेगा एक N, यहाँ पे लगेगा एक H। अब समस्या यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या लगाएं, तो यहाँ पे देखो कितने नाइट्रोजन थे, 3, तो यहाँ पे कितने लगे अभी, 2, तो एक को यहाँ लगा दूं, कोई दिक्कत, अरे लगा दूं, तो यहाँ लगा देता हूं। लो, तुम जो बोलोगे वही मैं करते जाऊंगा। NH2 हो गया, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर ग्वानिन का। ठीक है। अब आते हैं इस पे, इसमें कौन कौन से, साइटोसिन था। ठीक है। तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर देखो, ये सिंगल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे कितने रिंग्स बनेंगे, एक ही बनेगी। यहाँ 2 था, यहाँ पे 1 बनेगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 मैंने डाल दिया है, तो अंदर में कितने, 2 होंगे, 2 होंगे कि नहीं, बिल्कुल 2 होंगे। तो यहाँ पे 1 लगा देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मेन बात है, यहाँ इसके बगल में 2 लगेंगे, इसके पड़ोस में 2 लगेंगे, तो यहाँ पे एक N लगेगा और यहाँ पे एक N लगेगा। तो यहाँ पे लगा देता हूँ NH2, यहाँ पे लगा देता हूँ NH। यहाँ पे अब 2 लग गए हैं, इसके अपोजिट में H और यहाँ पे लगेगा NH2। ये हो गया किसका, साइटोसिन का। अब आते हैं किस पे, थायमीन भाई साहब पे। देखो स्ट्रक्चर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी, नहीं तो बताने का कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि एग्जाम में कभी आएगा नहीं आगे। अभी तुमको पता चलेगा कि भैया बॉन्ड कैसे बनते हैं, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। तो डायरेक्ट बता दूंगा तो खोपड़ी से घूम जाएगा वो। एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक इसके अल्टरनेट पे। ठीक है। यहाँ पे नहीं, इसके अल्टरनेट पे, तो 2 हो गए। अंदर में कितना, 1 बचा, लगा दूं कहीं पे भी, यहीं लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके पड़ोस में 2 हैं, एक NH यहाँ पे, एक N यहाँ पे और यहाँ पे एक H और यहाँ पे लग जाता है CH3। तो यहाँ पे जो NH2 लिखा था, यहाँ पे बन जाएगा CH3। ठीक है। अब एज इट इज स्ट्रक्चर होगा किसका, यूरेसिल का। यूरेसिल का स्ट्रक्चर देखो कैसे होगा, सेम यही होगा, बस इसके जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एज इट इज स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे बॉन्ड, एक यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे एक, यहाँ पे हो गया NH, यहाँ पे हो गया आपका H, यहाँ पे हो गया N और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 की जगह H आ जाएगा। हो गया। कहाँ पे, तो यहाँ पे खाली है तो लगा दो ना H, क्या दिक्कत है। ठीक है। चलो, पेट भर के बेचारे छपो। ये सब देख के 12th याद आ गया होगा, जिसने बायो लिया होगा उसको पता चला होगा। कौन है बायो का, इधर कोई है, 1 2 3 4 5, बाकी को तो कुछ पता ही नहीं होगा। ये चल क्या रहा है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना, 11th में ये सब पढ़ना होता है। ठीक है। बायो से मेरा टॉपिक नहीं है, फिर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। वही तुम्हारी याद ताजा कर रहा हूं मैं। ठीक है, हो गया। एक के गो हुआ है। टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं करते तुम, बोलता हूँ फोटो खींचने का। मोबाइल में रख, दिमाग में घुसा है कि नहीं ये बताओ, घुस गया ना, बस निकलना नहीं चाहिए।
स्ट्रक्चर याद है नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका एक यूज आगे पड़ेगा, इसी वजह से मैंने बताया आपको। ठीक है, याद करने ऐसा नहीं कि बैठ के इसको याद करने लगना। ठीक है, अब है तो भाई पढ़ाना तो पड़ेगा आपको। यूपीएससी का वाला कहीं पूछ ही दिया, कोई ठिकाना है उसका? छाप लिया? छाप लो यार। बढ़े बेटा हुआ, हो गया मेरे चुन्नू मुन्नू। बढ़ूं आगे यार, 1 मिनट बोल के तो 5 मिनट ले लेते। पांच रिंग बनानी है, उसमें इतना टाइम लगा। हो गया? पढ़ू? अबे सजाते लाल पीला हरा क्यों करो, नॉर्मल पेन से लिखो यार, घर में करते हैं लाल पीला हरा। 5-5 पेन लेके आ जाते हो यहाँ पे। लाल पीला हरा घर में जाए क्या करो, जब आप नोट्स जब बनाते हो वहां पे क्या करो। ठीक है, सारा काम यही कर लोगे तो हम क्या करेंगे? शक्ल देखने थोड़ा है तुम्हारा। इधर आ जाओ। हो गया? चलो अभी देखो, अब इसके बाद क्या पढ़ना हमको? इसके बाद हमको पढ़ना है, एक होता है, देखो जब भी हम ये हो गया स्ट्रक्चर। अब हमको पढ़ना है बॉन्ड। ठीक है, कि भैया ये भाई साहब जो है कौन सा नाइट्रोजन बेस जो होता है बेसिकली अटैच होगा शुगर वाले मॉलिक्यूल से। शुगर वाला जो हमने पढ़ा था अभी, जो पेंटोज शुगर है उसके साथ ऐड होगा, फिर यही भाई साहब फॉस्फेट ग्रुप के साथ ऐड होगा। तो किस कार्बन से ऐड होगा और कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसी वजह से ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब भी नाइट्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक संरचना बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो न्यूक्लियोसाइड, हमने न्यूक्लियोटाइड तो पढ़ा, न्यूक्लियोटाइड मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन, लेकिन दो, मान लो कि आपसे पूछा गया कि भैया ये न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोसाइड बेसिकली कुछ नहीं है, ये भाई साहब क्या है? एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस इसको मैं लूंगा, अब मेरा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरा क्या? न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। ठीक है, अब भाई इसको देखो इन दोनों के बीच कैसे कैसे बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, जैसे शुगर ही है, ठीक है, तो ये मान लेता हूं कि शुगर है, ये तो शुगर है, तो शुगर का संरचना ऐसे अभी हमने पढ़ा है इसका। मान लेता हूं कि मैं डीएनए का संरचना बना रहा हूं। ठीक है, तो डीएनए की संरचना बना रहा हूं तो यहाँ पे एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और फिर यहाँ पे क्या? CH2। अब बना लेता हूं नाइट्रोजन बेस, तो नाइट्रोजन बेस कोई एक ले लेता हूं मैं, जैसे कि मैं इसी को ले लेता हूं, एडेनिन को मैं ले लेता हूं। ठीक है, तो भाई साहब इसको मैंने ले लिया, तो इसको मैंने लिया, तो चलो यहाँ पे देखो, तो ये मैंने इसको ले लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे NH, यहाँ पे NH2 है। ठीक है, यहाँ पे एक N, यहाँ पे एक N, ठीक है, और यहाँ पे एक N यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे, अरे यार ठीक है, यहाँ पे एक N, यहाँ पे एक N, यहाँ पे एक N, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या गेम चल रहा है। अब यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि यहाँ का OH, यहाँ पे कौन सा कार्बन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये कौन सा कार्बन है? पहला। ये कौन सा है? दूसरा। ये कौन सा है? तीसरा। ये कौन सा है? चौथा। ये होता है पांचवा।
तो जो शुगर जो होता है, शुगर देखो आराम से सुनना, शुगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं नाइट्रोजन बेस के पहले कार्बन से अटैच होगा। तो ये भाई साहब पहला कार्बन है, ये OH भाई साहब इसके साथ अटैच होगा और यहां पे मेरा क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा मेरा न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, प्लस क्या निकलेगा, H2O निकलेगा, वाटर निकलेगा। तो यहां पे OH और यहां पे H, यहां पे ये दोनों यहां से ऐड होंगे, ऐड होने के बाद ये पानी बाहर निकल जाएगा और ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। और अटैच कैसे होंगे, देखो कैसे अटैच होंगे। तो यहां पे फिर से यही संरचना बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पे मेरा हो गया कौन सा कार्बन, पहला कार्बन, बाकी सब एज इट इज। और यहां पे किसको लिख दूं, ए लिख देता हूं, एडेनिन को क्या लिखूंगा, ए। तो ये जो बॉन्ड बना है बेसिकली, ये वाला बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है किसके किसके बीच में, सी फर्स्ट और एडेनिन के बीच में, ये कार्बन, ये जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को एक नाम दिया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो बॉन्ड बनता है शुगर और किसके किसके बीच, नाइट्रोजन बेस के बीच, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। इसका नाम क्या है, क्या है, न्यूक्लियोसाइड, साइड से क्या हो जाएगा, सिडिक, ये याद रखना, ठीक है ना, साइड से क्या हो जाएगा, सिडिक। ग्लाइको मतलब क्या, ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा किसके किसके बीच, किसके किसके बीच, नाइट्रोजन बेस और इसके बीच। और किसके किस कार्बन से जुड़ा रहेगा, फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन से ये जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, C1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है, ये हो गया शुगर, ये ए क्या है, नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस का ये जो हाइड्रोजन है, ये इसके साथ अटैच हुआ, वाटर निकल गया, ये इसके साथ ऐड हो गया, और ऐड होके क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। और जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच, उस बॉन्ड को मैंने क्या नाम दे दिया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट। क्वेश्चन यहां पे ये पूछा गया था कि नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच जो बॉन्ड बना है उसका नाम बताइए, और किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन यहां पे ये पूछा गया था कि भैया कि जो हमारा नाइट्रोजन बेस है और शुगर है, इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड का क्या नाम होगा। दुनिया भर के ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपका क्या है, ग्लाइकोसिडिक, आंसर ही हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो जो यहां पे जो हमारा कौन सा नाइट्रोजन है, वो शुगर के किस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा, पहला कार्बन। इसी वजह से C1 कार्बन लिखा है। यहां पे 5 कार्बन है शुगर में, हाँ, कोई भी एक जुड़ा हुआ रहेगा, कोई इसी में से कोई एक जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, कोई भी एक जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। अगर एडेनिन, हाँ, वह नाम वही रहेगा, एडेनिन रहेगा तो भी यही नाम, ठीक है। ग्वानिन रहेगा तो भी यही नाम, पिरामिडिन का कोई ग्रुप जुड़ेगा तो भी यही नाम। तो नाइट्रोजन बेस इसी वजह से तो यहां पे लिखा है यार, ये नाइट्रोजन बेस ही ना है, ठीक है, ये तो लिखा हुआ है। चल, कोई एक जुड़ा हुआ रहेगा, ऐसा नहीं कि सब जुड़े रहेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये जो जितने भी नाइट्रोजन बेस जो हमने आपको पढ़ाया है, ये सब आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ये आपस में जुड़े हुए रहे, ठीक है। ये सब किस में रहेंगे, आपस में जुड़े रहेंगे। और फिर ये जब आपस में जुड़े रहेंगे तो आपस में तो जुड़ गए, अब इनको जुड़ना है किससे, शुगर से। तो उसी में से कोई एक भाई साहब जुड़ जाएगा किससे, शुगर से। कैसे जुड़ेगा, तो ऐसे जुड़ेगा। समझ में आ रही है, पार नहीं जा रहा है, आराम से ना, आराम से, थोड़ा रिलैक्स लगे, ठीक है, एकदम जो भी। अरे यार वही तो जब से बोल रहा हूं, C1 कार्बन मतलब पहला कार्बन। क्या बोल रहे हैं, कोई सा भी शुगर आप ऐड ले लीजिए, कोई सा भी शुगर। मान लेते कि मैंने ये DNA बनाना है तो मुझे ये शुगर लेना पड़ेगा। अगर DNA, मैंने क्या बोला कि DNA बनाना है तो ये शुगर लेना पड़ेगा, RNA बनाना है तो भैया यहाँ पे वो वाला शुगर लेना पड़ेगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूं, ये किसका है,
डीऑक्सी है तो मैं यहाँ पे डीएनए बना रहा हूं, आरएनए बना रहा हूं तो दूसरा शुगर ले लूंगा। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी छापो, कितना टाइम हो गया यार, जल्दी छापो, बहुत कुछ पढ़ाना था यार आज तो तुम लोग बताने के चक्कर में ना। देख लिया? किसका मोबाइल टन टन आ रहा है? हो गया, बढ़ो आगे। चलो, तो ये था हमारा कौन सा था, न्यूक्लियोसाइड। क्या था ये? न्यूक्लियोसाइड। और हमको क्या पढ़ना है? न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड से हमको न्यूक्लियोटाइड में जाना है, तो फिर क्या करेंगे? इसमें एक चीज क्या है? एक चीज नहीं है, दैट इज कौन? फॉस्फिक एसिड। अगर फॉस्फिक एसिड में इसमें ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो अगला आप डालेंगे क्या? न्यूक्लियो, जल्दी यार, सजा दजा के भी मत लिखा करो, रूम में लिखा करो, ठीक है? यहाँ पे बातों को समझो, घर में जाके नोट्स बनाया करो। एंटिंग पेंटिंग यही कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे भी एंटिंग पेंटिंग करने में शादी आदमी की छूट जाती है, तुम लोग की वैसे क्लास छूट जाएगी। है कि नहीं? लड़कियां अगर जाती हैं तो शादी में, तो एंटिंग पेंटिंग के चक्कर में तो शादी छूट जाती है ना। यहाँ पे वही एंटिंग पेंटिंग करोगे तो क्लास छूट जाएगी। चलो यहां पे आते हैं। अब यहां पे देखो क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? इसमें हम क्या करेंगे? न्यूक्लियोसाइड होगा और इसमें जोड़ देंगे किसको? फॉस्फेट ग्रुप को, फॉस्फिक एसिड को हटाओ। फॉस्फिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप को, ठीक है? इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहां पे न्यूक्लियोसाइड लिखा रहेगा, यहां पे या और भी लिखा सकता है क्या? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ठीक है? नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजन बेस लिखा, फिर ये मत लिखना कि नीट क्या है ये, ठीक है? इसलिए बोल रहा हूं, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो ध्यान दें, फिर बोलना कि सही है क्या लिख दिए। नीट मतलब नहीं है, ये क्या है? नाइट्रोजन बेस है। शुगर हो गया नाइट्रोजन बेस, इसी से ये बनता है, ठीक है? और इसमें ये ऐड करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब कैसे होगा? तो अभी हमने यहाँ पे एक संरचना देखी, जैसे कि ये वाला था, ठीक है? तो मान लेता कि ये कार्बन 1 है, ठीक है? ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है, ठीक है? तो यहां से कौन जुड़ा हुआ है? ए भाई साहब जुड़ा हुआ है, एडेनिन जुड़ा हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे हम फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ पे ऐड करते हैं, तो ऐसा फॉस्फेट ग्रुप का कलर दूसरा ले लेता हूं, तो ये हो गया P, ठीक है? यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और आपका बाउंड है यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलूंगा, यहाँ पे भी एक आपका क्या होगा? C, यहाँ पे क्या होता है? CH2OH होता है कि नहीं? यहाँ पे होता है ना? तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख दूं, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ H, अच्छा ऐसे ही लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, CH2OH में लिख देता हूँ, ठीक? अब यहाँ पे इन दोनों के बीच बॉन्डिंग होगी, तो बॉन्डिंग कैसे होगी? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि ये, हाँ, यहाँ का H और यहाँ का OH ऐड होगा, यहाँ का H यहाँ का OH ऐड होगा, ये भाई साहब निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में, और इन दोनों के बीच बन जाएगा एक बॉन्ड, ये बन गया हमारा एक बॉन्ड, ठीक है? तो ये वहां पे देखो, यहाँ पे बच गया आपका CH2O, फिर क्या बनेगा यहाँ पे? P, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा OH, और यहाँ पे हमारा A यहाँ पे है, तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया न्यूक्लियोटाइड। और ये जो बॉन्ड है बेसिकली, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड है, ठीक है? और किस कार्बन से ऐड हुआ ये मुझे बताओ? 1 2 3 4, ये कौन सा कार्बन है? 5वां।
तो ये कार्बन का पांचवा जो है उस कार्बन से ये अटैच होता है, कौन सा, फॉस्फिक एसिड, ठीक है, या फॉस्फेट ग्रुप। और इस बॉन्ड को एक नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाएगा क्या, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या नाम है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या नाम है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहता है और ये किस कार्बन मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, तो C5 से। बस यही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि भैया जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है किसके किसके बीच है, तो इन दोनों के बीच में। किसके किसके बीच में, फॉस्फिक ग्रुप और सुगर के बीच, ठीक है। किस कार्बन से अटैच है, तो C5 कार्बन से अटैच है, ठीक है, हो गया। देखो चलो ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, समझ में आ रही सारी चीजें, कुछ अगर डाउट है तो पूछ लो यहीं पे, ठीक है, डाउट मन में नहीं होना चाहिए। क्या यहां पे देखो, ये हमारा सुगर है, सुगर नहीं है, बेसिकली क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, क्योंकि ए यहां पे अटैच है, ठीक है। तो हमने सुगर और नाइट्रोजन बेस को ऐड करके न्यूक्लियोसाइड बनाया। इसके साथ किसको जोड़ रहा हूं मैं, फॉस्फिक एसिड को। तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या बनेगा, मेरा न्यूक्लियोटाइड बनेगा। क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। अब सुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच एक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे OH, यहाँ का H हटेगा, ये प्लस H2 यहां से निकल जाएगा, H2 तो निकल जाएगा, और इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये भैया इससे जुड़ गया। तो ये जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को मैंने नाम दे दिया क्या, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये कार्बन के पांचवें कार्बन से ये अटैच होता है। कहां पे, यहां पे OH एक बॉन्ड है भाई, एक ही बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है। उतना अगर क्या बोले, चलो इतना चलेगा नहीं, दौड़ेगा, हो गया। सर अगर नॉर्मल में अगर न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फोरिक एसिड ये दोनों से बना होता है, ये क्या, न्यूक्लियोसाइड हाँ प्लस फॉस्फोरिक एसिड ये दोनों से बना होता है न्यूक्लियो, वही तो मतलब हुआ, मेन क्वेश्चन है। वही तो मैंने लिखा, ये दोनों जुड़ रहा है तो क्या बन रहा है, न्यूक्लियो। तभी तो मैंने लिखा न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फिक एसिड। या तो ऐसे एग्जाम पूछेगा या दूसरे तरीके से पूछ लेगा, क्या, सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फिक एसिड नाइट्रोजन, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। बट इज द सेम थिंग, इधर से खाओ या इधर से खाओ। बढ़ू भाई। तो यहां पे आपका ये एक टॉपिक आपका एंड होता है। बस आपको डीएनए का एक स्ट्रक्चर बताना है, उसके बाद ये खेल खत्म। उसके बाद आएंगे सेल डिवीजन पे। डन। डाई ईस्टर बॉन्ड ये क्या है, एक बॉन्ड है। देखो अलग अलग तरह के बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, दुनिया तरह के, वो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं। हाँ ये दोनों, ये क्या है, इन दोनों को जोड़ रहा है, ये इन दोनों को जोड़ रहा है। जो बॉन्ड इन दोनों को जोड़ रहा है उसी बॉन्ड को मैंने ये नाम दे दिया, ठीक है। बढ़ू, अरे बढ़ू यार, चलो साइड वाला से देख लो। चलो अब यहां पे आते हैं, ठीक है। तो यहां पे न्यूक्लियोसाइड को समझा और न्यूक्लियोटाइड को भी समझ लिया, ये दोनों क्या चीजें होती हैं। अब आते हैं थोड़ा सा डीएनए के बारे में। देखो डीएनए बेसिकली क्या होता है, आपने देखा, मैंने आपको नाइट्रोजन बेस भी पढ़ाया आपको। तो नाइट्रोजन बेस में अगर देखेंगे क्या कि भाई जो नाइट्रोजन बेस है कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। तो डीएनए बनाना है तो कौन कौन से नाइट्रोजन बेस, और आरएनए बनाना है तो कौन कौन से नाइट्रोजन बेस, ठीक है। एकदम ध्यान से सुना क्या मैं बोल रहा हूं। तो यहां पे ऐसे लंबी चेन बनी रहती है। तो यहां पे मान लेता हूं ये ए है, यहां पे टी है, यहां पे जी है, यहां पे सी है, यहां पे ए है, यहां पे टी, यहां पे जी, यहां पे सी, कंटिन्यूअसली ऐसे चलते रहेगा प्रोसेस, ठीक है। तो जी सी, ठीक है। तो यहां पे ये, अगर मैं ये किसका बना रहा हूं, डीएनए का बना रहा हूं, बाद में नहीं पूछना फिर कुछ, ये डीएनए है, ठीक। अब ए जो होता है, ए मतलब एडेनिन, T
टी मतलब थायमिन, जी मतलब ग्वानिन और साइटोसिन। अब ये दोनों आपस में जुड़े जो रहते हैं, ये इन दोनों के बीच जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, कैसा रहता है? डबल बॉन्ड। ये हो गया डबल बॉन्ड। ये आपस में किस बॉन्ड से? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपस में डबल बॉन्ड, ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड, ये आपस में डबल बॉन्ड, ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि नाइट्रोजन जो बेस होते हैं ये आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर ये नाइट्रोजन बेस जो होते हैं आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? क्या नाम है? हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों जुड़े रहते हैं। ए टी के साथ डबल बॉन्ड, जी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया ए जी, ये हो गया टी सी। ए जी हाय हो, वही ए जी है, याद करने का तरीका है। तो ए जी, तो ए जी एक साथ रहेगा। अब ए जी अगर किसी ने तुमको बोल दिया, मतलब तुम्हारी वाली ने बोल दिया, अब तुमने नहीं सुना, तुमको तुरंत क्या कर देगी? टीसी दे देगी कि भैया निकलो यहां से। ठीक है, तो याद हो जाएगा ऐसे। अब देखो ये बेसिकली डीएनए का स्ट्रक्चर ये होता है। लेकिन भाई साहब हमने क्या पढ़ा है कि ये भाई साहब जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो डबल स्ट्रक्चर तो हमको देख रहे हैं, हेलिकल नजर नहीं आ रहा, तो बना देते हैं। इसको से पकड़ूंगा और ऐसे घुमा दूंगा, ऐसे इसको घुमा दूंगा तो संरचना कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। अबे यार ये क्या हो गया? तो ये मैंने बना दिया अरे यार, ठीक है, तो ये बन गया मेरा डीएनए। बना कि नहीं? तो यहां पे ए, यहां पे टी, यहां पे जी, यहां पे सी, यहां पे ए, यहां पे टी, यहां पे जी, यहां पे सी। प्रोसेस ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है, इसके साथ डबल बॉन्ड, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड, इसके साथ डबल बॉन्ड, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड, इसके साथ डबल बॉन्ड, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड। ये मेरा डीएनए का स्ट्रक्चर आ जाएगा। और डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। देखा है कि नहीं? इसको पता चला क्या है ये? चलो, यहां पे इंपॉर्टेंट एक और चीज यहां पे कि ए टी के साथ डबल बॉन्ड और जी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया ए जो है टी के साथ कौन कितने बॉन्ड है? 2 इसके साथ, और इस बॉन्ड का नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यहां लिख देता हूं तुम लोग को। तो यहां पे 2 बॉन्ड होगा इन दोनों के बीच, और इनके बीच कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड होंगे। तो ये मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर आपको बना दिया। अब आरएनए बनाना है तो भाई आरएनए कैसे बनाए? अब आरएनए बनाना है तो आरएनए कैसे बनाए? अब देखो डीएनए में और आरएनए में, अगर मैं आरएनए की संरचना बनाऊंगा तो देखो यहाँ पे नीचे आरएनए की संरचना में बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आरएनए। तो आरएनए की संरचना देखो कैसे होगी। क्या ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है? बिल्कुल नहीं होता है, सिंगल स्ट्रक्चर। क्या भाई साहब? अब देखो इसमें अगर आरएनए को मुझे बनाना है तो देखो इसमें क्या क्या होंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहां पे देखो नाइट्रोजन बेस सारा खेल वही रच रहा है, सारा खेल नाइट्रोजन बेस रच रहा है। नाइट्रोजन बेस में हमने पढ़े थे 5 तरह के, 4 तरह के इसमें मैंने डाल दिया, एक इसमें छोड़ दिया जिसका नाम क्या है? यूरेसिल। यूरेसिल को मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, तो यूरेसिल डीएनए के जो स्ट्रक्चर में नहीं पाया जाता है। अगर हमको डीएनए बनाना है तो यूरेसिल वहां पे नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे यूरेसिल आपको नजर नहीं आ रहा, तो डीएनए यूरेसिल तब नजर कहां आएगा? आरएनए में आ जाएगा। तो आरएनए में अगर एकदम ध्यान से सुनना, आरएनए में अगर हम यूरेसिल को डाल रहे हैं तो किसी ना एक को हमको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो हटाए किसको? तो हटाते किसको है? इस टी वाई साहब को हटा देते हैं, थायमीन को हटाएंगे और यूरेसिल को लगा देंगे। तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा? यहां पे मान लेता हूं कि यहां से मैं लिखूंगा क्या? तो ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया यू, और फिर यहां पे हो गया क्या? जी, और फिर यहां पे आ जाएगा क्या? सी। ठीक है, यही प्रोसेस यहां पे होगा, ए यू जी सी, ये बन गया आपका आरएनए। तो डीएनए अगर बनाना है तो आपको क्या चाहिए? कौन कौन से नाइट्रोजन बेस चाहिए? एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। अगर आरएनए बनाना है तो क्या करेंगे? इसको किसको हटाएंगे? टी को हटा देंगे और लगा देंगे किसको? यूरेसिल को लगा देंगे, बन जाएगा हमारा आरएनए। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो यहां पे ये लिख लेना AUGC। तो यहां पे आपको यूरेसिल को यहां पे ऐड करना होगा। ठीक है ना, यूरेसिल को ऐड करना होगा, और हटाना किसको पड़ेगा? किसको हटाना पड़ेगा? यहां पे माइनस लिख दूं, कोई दिक्कत? माइनस किसको करेंगे? थायमीन को, और ऐड किसको करेंगे? यूरेसिल को।
देखो समय है, समय की तो पाबंदी नहीं है। बढ़ू लिख लिया, लिख लिया। सर अगर इसमें क्वेश्चन है तो ये भी हो सकता है एडेनिन तथा थाइमिन में डबल बॉन्ड। हाँ, एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड, यही तो मैंने लिखा है, एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड, और जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ मैं लिख दिया, वही तो मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है, वही बात है। ये बात यहाँ से क्वेश्चन यही सब पूछ सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है आप यही समझो। ए टी के साथ कितने बॉन्ड, डबल। जी सी के साथ कितने बॉन्ड, ट्रिपल। यही पूछेगा डबल है कि ट्रिपल है, क्या है, ये पूछ सकता है। और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, और क्वेश्चन ये पूछेगा कि DNA से RNA बनाना तो क्या add हाँ किया जा सकता है? वही तो डीएनए से हमको आरएनए जाना है, तो क्या करेंगे, किसको हटाएंगे, थाइमिन को हटा देंगे। थाइमिन को क्या करेंगे, हटा देंगे। ऐड किसको करेंगे, यूरेसिल को ऐड कर देंगे, बस हो गया। ए यार सब्र ही नहीं है लड़के में। आ रहे ना भाई, पूरा पढ़ाते ही नहीं है, बीचे में पूरा पढ़ाने दो, डाउट तुम्हारा एक भी नहीं रहेगा, ठीक है। आ रहे वहां पे, पहले इसको बनाओ, लिखते हो नहीं, जल्दी जल्दी लिखोगे तब ना, जल्दी हो गया। अब सवाल ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भैया जो डीएनए है इसकी खोज किसने की थी, ठीक है ना। डीएनए की खोज किसने की थी, किसने, वाटसन एंड क्रिक। बढ़िया, क्या है? बहुत लोग बच्चे ये बोलते हैं कि भैया जब भी डीएनए की स्ट्रक्चर जो डीएनए है इसको किसने डिस्कवर किया है, ठीक है। डिस्कवर मतलब इन्वेंट लिख सकता हूं यहाँ, इन्वेंट लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, ठीक है। डिस्कवर, डिस्कवर जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम वाटसन एंड क्रिक नहीं है, ठीक है, उसका नाम वाटसन एंड क्रिक नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा अगर तुमने क्वेश्चन में मार दिया वाटसन एंड क्रिक तो ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। तो जिस व्यक्ति ने इसको खोजा था उसका नाम क्या है, उसका नाम है, एक जर्मन साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है, फ्रेडरिक मीसर, 1869, ठीक है ना, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रेडरिक मीसर जो थे, इस भाई साहब ने पहली बार डीएनए के बारे में हमको बताया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भैया डीएनए का कैरेक्टर कैसा है, किस स्ट्रक्चर का होता है। तब बाद में एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है क्या, वाटसन, सैन वाटसन नहीं है ये, वाटसन एंड क्रिक। ये भाई साहब आते हैं और ये हमको ये बताते हैं कि जो डीएनए होता है ये कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का है, इसके बारे में हमको किसने बताया, इसके बारे में हमको बताया वाटसन एंड क्रिक ने, और इसी वजह से 1962 का नोबेल प्राइज इन लोगों को दिया गया था। तो 1962 में नोबेल प्राइज इनको मिला गया क्योंकि डीएनए की संरचना के बारे में इन्होंने बताया था। और डीएनए जेनेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसी के पास रहते हैं, ठीक है ना। तुम मर भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, हड्डी में तो डीएनए है ना, वहां से तुम्हारी सारी डाटा निकाल देंगे। जैसे कि ओसामा को मारा गया था तो कैसे पता किया कि भैया वो ओसामा ही है, क्योंकि ओसामा तो भाई दुनिया भर के भेष बदल के आता था। उसकी बहन थी, चली गई थी अमेरिका ट्रीटमेंट करवाने के लिए, अमेरिका वाले तो काबिल लोग हैं, उसने उसका डीएनए ले लिया। अब ओसामा को मारा गया, लोग डाउट कर रहे थे कि भैया ओसामा है कि कोई और है, तब उसके बहन की जो डीएनए है उससे उसको मैच कराया गया, तो पता चल गया कि भैया ये ओसामा बिन लादेन है। तो डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी इंफॉर्मेशन रखता है, आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन सारी वो रखता है, ठीक है। तो 1962 में नोबेल प्राइज इन दोनों व्यक्ति को मिला गया है, और इसी वजह से इन दोनों व्यक्ति को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ द डीएनए। तो फादर ऑफ डीएनए भी अगर बोला जाए तो ये कौन है, यही दोनों है, वाटसन एंड क्रिक। लेकिन डिस्कवरी किसने की है, फ्रेडरिक मीसर, जर्मन साइंटिस्ट है, 1869। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रेडरिक मीसर ये इंपॉर्टेंट है, 1869, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको टिक कर देते हैं इस डिस्कवरी में, डिस्कवरी इन्होंने की है, लेकिन संरचना डबल हेलिकल इन व्यक्तियों ने दी है, ठीक है। इसी वजह से फादर ऑफ डीएनए किनको बोला जाता है, इन्हीं को, वाटसन एंड क्रिक को। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको क्रिक उड़ा देगा, सिर्फ वाटसन ही लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वाटसन को ही टिक कर दो, लेकिन दोनों को ही बोला जाता है।
ठीक है। यहाँ पे इसको फादर कैसे बोला जाए? खोज तो फ्रेडरिक ने की। वही बात है, इसने सिर्फ खोज की है, लेकिन डीएनए सुधार किया उसमें। डीएनए की इसने बस झलक देखी, डीएनए की इसने झलक देखी, लेकिन डीएनए होता क्या है, उसकी संरचना कैसी होती है, कैसे बनता है, क्या होता है, ये सब चीजें इन व्यक्तियों ने बताया डिटेल वे में। तो इसी वजह से इन्हीं को क्या बोल दिया गया, फादर ऑफ डीएनए बोल दिया गया। ठीक है, बहुत बड़ी खोज थी ये। बढ़ो आगे। तो यहाँ पे आपका पूरी तरह से ये संरचना न्यूक्लियोटाइड और ये पूरा आपका खत्म होता है। यहाँ से हम आगे आएंगे, दूसरा स्टेप वो हमारा क्या होगा, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। तो अगला हेडिंग लगाइए आप लोग, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। अब कोई डाउट है तो बोलो, इसलिए मैं बोलता हूँ पहले पढ़ाने तो दो, पढ़ाने ही नहीं दे, बीच में डाउट तय दनादन दिया जाता है। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि फिर हम लोग को लिख तो लेते हैं, लेकिन बाद में समझ नहीं आता क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनेगा। इसके लिए हम लोग बीच-बीच में लिखना स्टार्ट करते हैं। चलो कोई नहीं, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं लिखा देता हूँ यहीं पे, एक और चीज लिख लो यहाँ पे। जैसे कि डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। आरएनए से क्या बनता है, ठीक है। ये बातें मैं पहले भी लिखा चुका हूं, फिर भी लिख लो। डीएनए से आरएनए जो बनता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन। इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा पेन लेता हूं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से अगर बन गया प्रोटीन तो ट्रांसलेशन, ठीक है ना। अब मान लेते कि आरएनए डीएनए से ही डीएनए बन जाए तो ये क्या हो जाएगा, डीएनए अपने आप को क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, तो रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आरएनए से अगर डीएनए बना तो क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वैसा यहां पे भी होगा, अगर यहां से यहां पे जाना है तो क्या लिखेंगे, रिवर्स ट्रांसलेशन, ठीक है। इसको आरटी लिख देता हूं मैं, ठीक है। चलो, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन। इस यहां से यहां जाना है तो उल्टा होना पड़ेगा। हो गया, कितने बजे तक आप लोगों की क्लास है, 12:30 तक है ना। चलो अभी टाइम आता है, ऐसे भी लेट से ही स्टार्ट हुआ क्लास, 10:30 बज गया ना। बढ़ो, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछो, क्योंकि इसके बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा जिसका नाम क्या है, कोशिका विभाजन, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है, जितने डाउट से क्लियर हुए कि नहीं आप लोगों के, हाँ या ना, कोई दिक्कत। बढ़ूं आगे, बढ़ूं, चलिए अगला हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेल डिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका विभाजन। एक बार मैं पढ़ा दूंगा आपको पूरा, उसके बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं आपके कौन कौन से डाउट हैं, ठीक है। आपके क्या डाउट है मुझे पहले ही पता है, इसलिए मैं एक बार पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या चीज है, नाम से ही इसका काम पता चल रहा है, सेल डिवाइड कर रही है। सेल क्या कर रही है, अपने आप को डिवाइड कर रही है। तो सवाल यहां पे ये उठता है कि आखिर सेल को डिवाइड करने की जरूरत ही क्या है, हम क्यों सेल को डिवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि हमको बहुत सारे काम करने हैं। आप टुइयां से थे इतने, अब इतने बड़े हो गए, कैसे हो गए, सेल अपने आप को डिवाइड कर रही है। तो सेल बॉडी की क्या करवानी है, ग्रोथ करवानी है। तो जब आप छोटे थे तो हो सकता है कि कोई मान लेते कि आपके पूरे बॉडी में एक सेल थी, सपोज एक नहीं होगी, बहुत होगी। अब बड़े होते गए, एक से फिर दो, दो से फिर चार, चार से फिर 8, 16, 32, 64, 128, 256 चलता रहेगा प्रोसेस। तो इस तरह से आपकी सेल डिवाइड हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल सिर्फ डिवाइड, सेल मर भी रही है, जैसे कि बहुत सारी सेल मार दी मैंने, ठीक है। तो सेल मर भी रही है और सेल डिवाइड भी हो रही है, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता है। ऐसा नहीं कि सेल सिर्फ डिवाइड ही हो रही है, तब तो पता चला कि सेल डिवाइड हो रही, डिवाइड हो, हम पता चला खाली से भी एकदम शरीर एकदम खतरनाक हो जाएगा, अनलिमिटेड तो उसमें ग्रोथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
सेल क्या कर रही है, मर भी रही है, ठीक है ना, सेल मर भी रही है और बन भी रही है, दोनों प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहता है, कंटिन्यूसली चलते रहता है ये प्रोसेस, क्योंकि सेल काम कर रही तो ऑफ कोर्स बात है कि सेल मरेगी भी, ठीक है, काम भी करेगी तो कोई इन्फेक्टेड हो गई, दुनिया भर की चीजें हो सकती है। अब सेल डिवीजन में बेसिकली अब मान लेते हैं कि सिर्फ क्या सेल डिवीजन का मकसद बॉडी की ग्रोथ करवाना है, नहीं, बहुत सारे काम करवाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मुझे चोट लगे, तो यहाँ पे जो चोट हो गई तो धीरे धीरे आपका घाव भरने लगता है, तो कैसे होता है, यहाँ पे भी सेल क्या कर रही है, अपने आप को डिवाइड कर रही है और इसको हील कर रही है, ठीक है, वहां पे भी सेल डिवीजन काम होता है। अब जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे कि सेक्स हार्मोन जो होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि आपका स्पर्म होता है, ठीक है, और इधर होता है ओवा, ठीक है, ये कैसे हैं, सेक्स सेल है, ये क्या है, सेक्स सेल है। ये जब दोनों आपस में डिफ्यूज होते हैं तो जायगोट का निर्माण करते हैं, फिर ये जायगोट अपने आप में फिर ग्रो करेगा तो एक बच्चे का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे जो सेल डिवीजन होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, और हमारे बॉडी में नॉर्मली जैसे कि मेरी सेल ग्रो कर रही है नॉर्मली, तो मेरी जैसे पुरानी जैसे सेल थी एज इट इज न्यू सेल बनेगी, जैसी पुरानी सेल थी, जैसे मैंने सेल मर गई तो मरी तो नई सेल बनेगी, तो जैसी पुरानी सेल थी एज इट इज नई सेल बनेगी, उसमें कोई भी दोनों में अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो सेल डिवीजन करने का अलग तरीका है, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी जेनेटिक चेंज आपको नजर नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने इतने इसके पास थे पुराने वाले के पास, नई में भी उतने ही है, तो क्रोमोसोम इतने इसके पास भी उतने, तो दोनों में सेल ऑर्गन भी जितने हैं इसके पास इतने इसके पास भी इतने ही है, तो इन दोनों में कोई चेंजेस है, कोई चेंजेस नहीं, तो पहले जैसे थी अभी भी वही रहेगी। लेकिन सेक्स सेल जो होती हैं, जैसे कि जायगोट बोल रहा हूं, स्पर्म बोल रहा हूं, जब आपस में डिफ्यूज होते हैं तो यहां पे थोड़ा सा दूसरे तरीके से सेल डिवीजन होता है। दूसरे तरीके से इसलिए होता है क्योंकि कैरेक्टर को ट्रांसफर करना है, यहां पे बहुत सारे जेनेटिक चेंज करवाना है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर जेनेटिक चेंज, जैसे कि मान लेते हैं एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एज इट इज सेल बन रही है, तो हमारे माता पिता जैसे कि आपका जन्म हुआ है तो वहां पे भी यही प्रोसेस चलेगा। सपोज दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने आपके पिताजी के पास थे उतने ही क्रोमोसोम आपके पास आ जाएंगे, तो आप अपने पिताजी के क्लोन होंगे। क्लोन मतलब समझ रहे हो, जैसे पिताजी थे सेम वही तुम बन जाओगे, जैसे तुम्हारी माताजी थी सेम वैसे बन जाओगे। कैरेक्टर का कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर मतलब कि जेनेटिक चेंज नहीं है। लेकिन हमारे बॉडी में देखते हैं कि जेनेटिक चेंज आते हैं, कैसे, क्योंकि वहां पे कुछ, तो यहां पे जो जेनेटिक चेंज हो रहा है तो इसका मतलब होगा कि यहां पे जो सेल डिवीजन होगा वो थोड़ा सा अलग ढंग से होगा, तो यहां पे जो नई सेल बनेगी पुरानी सेल से अलग होगी कि ये सेम होगी, अलग होगी। यहां तो पता चल गया, यहां पे अलग होगी, तभी तो हम भी अलग हैं, तभी तो हम भी अलग हैं, नहीं तो जैसे पिताजी थे हम भी रहते वैसे, ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाती। लोन लिए हैं पिताजी ने, हम ही को पकड़ रहा है, हम बोले भैया हम तो नहीं है वो आदमी जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि सेल जो पुरानी रहती है वैसे यहां पे आएगी, यहां पे जैसे पुरानी सेल थी नई सेल वैसी नहीं रहती है। यहां पे क्रोमोसोम जो होता है, ऐसा क्यों रहा है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके पास थे पुरानी वाली के पास, नई के पास भी उतने ही है। यहां पे पुरानी वाली के पास जितने क्रोमोसोम रहते हैं उतने यहां पे नहीं, हाफ ही ट्रांसफर होते हैं। कितने ट्रांसफर होते हैं, हाफ, आधे ट्रांसफर होते हैं, आधे पिताजी से आधे माता। जैसे कि इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते, एक सेल में कितने क्रोमोसोम, 46 होते हैं। अब इसमें देखो, अब मान लेते हैं कि एक सेल है, ये अपने आप को डिवाइड को दो बना लिया, तो इसमें ही 46, इसमें ही 46। अब ये दोनों सेल है, अब इससे हमको एक सेल बनानी है, ठीक है, एक सेल बनानी है, ये वाली सेल बनानी है, जायगोट बनाना है हमको। अब यहां से मान लेते हैं इसके अंदर भी कितने होने चाहिए, 46। अब 46 यहां से भी आ जाएंगे, 46 यहां से आ जाएंगे, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक सेल के अंदर तो कितने होने चाहिए, 46 ही होने चाहिए। तो ये फिर कैसे हम करेंगे, तो फिर कैसे करेंगे, 23 क्रोमोसोम यहां से ले लेंगे, 23 यहां से ले लेंगे, अब 46 आ जाएगा। तो 23 क्रोमोसोम मतलब कि क्रोमोसोम कितने ट्रांसफर हुए, आधे, आधे ट्रांसफर हुए, इसमें भी आधे हुए, यहां से भी आधे, अब जाके 46 हुआ। लेकिन यहां पे जितने पुराने थे इसके पास भी कितने हैं, 46, और इसके पास भी कितने हो गए, 46, ठीक है। तो इसी वजह से इस सेल में और इस सेल में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहां पे 46 क्रोमोसोम है, यहां पे 46 क्रोमोसोम है, जैसा ये था वैसे ये है। यहां पे देखो, यहां से 23 हुए हैं, तो यहां से 23 हुए, तो कुछ कैरेक्टर माताजी से, कुछ कैरेक्टर पिताजी से, दोनों मिलेंगे तो फिर कुछ ना कुछ मिलेगा। अब दो कलर है, उनको मिलाएंगे तो तीसरा कुछ नया कलर आएगा कि नहीं, तो वही बात है। तो तुम्हारा भी कलर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि 23 ही कैरेक्टर यहाँ पे पिताजी से हुए हैं और 23 कैरेक्टर माताजी से हुए। तो यहाँ पे प्रोसेस जो होगा सेल डिवीजन का अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा।
वो क्या होगा, अब यहां पे हम आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक था, तुमको बताना जरूरी था। तो सेल डिवीजन देखो बेसिकली ये तो पक्का है कि दो तरीके से होगा, ये है कि नहीं। तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं मीटोसिस, और एक होता है जिसको बोलते हैं क्या, मियोसिस। ठीक है, एक और होता है जिसको बोलते हैं क्या, एमिटोसिस। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये मिटोसिस ही है। एमिटोसिस कुछ नहीं है, जो मिटोसिस होता है बस वही इसमें होता है, लेकिन ये किस में होता है, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा, जैसे बैक्टीरिया, बहुत छोटा है, तो उसमें जो सेल डिवीजन होता है यही होता है। लेकिन इसके मुकाबले यहां पे सेल डिवीजन बहुत ही फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो एक सेल का है और यहां पे बहुत सारे सेल हैं, तो सेल प्रोसेस सेम रहेगी यहां पे, लेकिन यहां प्रोसेस कैसे होगी, फास्ट हो जाएगी, क्योंकि एक ही सेल का है, तो तुरंत अपने आप को डिवाइड कर लेगा। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गन रहते भी नहीं है, बहुत सारे सेल ऑर्गन रहते भी नहीं है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया, ना तो लाइसोसोम, ये सब भी नहीं रहते, तो खुद को बहुत जल्दी डिवाइड कर लेता है। ठीक है, तो बेसिकली ये किस में होगा, स्मॉल ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल जैसे कौन सा हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा और बैक्टीरिया। ठीक है, यहां तक एकदम ठीक है, सिस्टम ठीक है। अब यहां पर आते, यही हमको पढ़ना है। अब देखो जो मिटोसिस होता है वो किस सेल में होता है और ये किस सेल में होता है, ये बताओ किस सेल में होगा, सेक्स सेल में होगा या रिप्रोडक्टिव सेल में होगा, होगा कि नहीं, या इसको एक और नाम में बोल दूं, जर्म सेल बोल दूं, कोई दिक्कत? जर्म सेल का मतलब क्या, जिसके जरिए जन्म हो रहा है। ठीक है, तो या तो सेक्स सेल होगा, या तो रिप्रोडक्टिव सेल होगा, या कौन से सेल होंगे, जर्म सेल होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे स्पर्म हो जाएगा आपका, और ओवा हो जाएगा, ओवा मतलब एग। ठीक है, और मिटोसिस किस में होगा, तो जहां पे भी देखो बच गए सेक्स सेल को छोड़ के जितने भी सेल बच गए हैं, उसको एक मैं नाम देता हूं, उसको बोलता हूं सोमैटिक सेल। कुछ नहीं, बस सोमैटिक सेल कुछ नहीं है, वैसे सेल, इसको छोड़ के जो सेल बच गई, जो सेल बची, अब वो सेल क्या करेगी, बॉडी में ग्रोथ करवाएगी, सिंपल सी बात है, ये तो ग्रोथ करवाएगी नहीं। ठीक है, तो जो बच गई उस सेल को मैं क्या नाम दूंगा, उसको बोलूंगा सोमैटिक सेल। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, देहिक कोशिका। देहिक कोशिका का मतलब क्या कर रही है, आपकी देह को क्या कर रही है, ग्रो करवा रही है, सिंपल सा बात है। तो सोमैटिक सेल कुछ नहीं है, वैसी सेल जो बॉडी की ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, तो सोमैटिक सेल ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये है फॉर बॉडी ग्रोथ के लिए। बॉडी की ग्रोथ करवानी है तो ये भाई साहब, बॉडी की रिपेयरिंग करवानी है तो यही भाई साहब, बॉडी को हील करवाना है तो यही भाई साहब। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, लड़का है कि लड़की है, कुछ और है, सब इसी से पता चल जाता है। ठीक है, अब यहां पे तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। अब यहां पे देखो कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है, यहां पे बताओ नंबर ऑफ क्रोमोजोम, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन डाउटर सेल, इन डाउटर सेल। डाउटर सेल मतलब, डाउटर सेल का मतलब समझो क्या, मान लेते हैं कि एक सेल है, अपने आप को डिवाइड करके दो में कन्वर्ट कर ली, तो जो खुद को डिवाइड कर रही है उसको क्या बोलूंगा मैं, मदर सेल, और जो बनी है इसको मैं क्या बोलूंगा, डाउटर सेल बोलूंगा। ठीक है, तो जो डाउटर सेल बनी है मदर सेल से, उसके अंदर क्रोमोजोम बताओ जितने इसमें थे उतने ही इसमें रहेंगे, होंगे कि नहीं। तो यहां पे क्या होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन डाउटर सेल इज व्हाट, इज सेम। और इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे, बिकम कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, हाफ होंगे कि नहीं, 23 उधर से 23 उधर से हाफ हो जाएंगे। अब इसके अंदर किसी भी तरह का जेनेटिक चेंज आपको नजर आएगा, मान लेते मेरी सेल है कट गई, हीलिंग करिए, तो जैसे ही पुरानी थी वैसे ही नहीं रहेगी, तो इसमें किसी भी तरह का जेनेटिक आपको चेंज नजर आएगा, आएगा नहीं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, नो जेनेटिक चेंज। तो जेनेटिक चेंज आपको किस में नजर आएगा, इसमें आएगा। क्यों, क्योंकि 23-23 हो रहे हैं, तो पिताजी से भी 23 मिले, मदर से भी 23 मिले, दोनों को मिलाएंगे तभी आप अलग आए, तो इस यहां पे आपको जेनेटिक चेंज आपको देखने को हो मिलेगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब यहां पे देखो, ये तो अच्छा यहां तक तो हो गया। अब यहां पे देखो जो सेल डिवीजन होता है वो एक ही फेज में होता है, ठीक है ना, वन फेज में। तो यहां पे होगा मिटोसिस 1, यहां पे क्या होगा, मिटोसिस
1 ही होता है, एक ही पार्ट में ये सेल डिवीजन होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ इसको अभी नहीं, इसको छोड़ो, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखो जो नंबर ऑफ सेल्स बनेंगी, क्या किया जाए, हो जाएगा, चलो पहले लिखो तब देखते हैं, एक ही बार में समझा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलो कोई नहीं, ये 3 तरह से कोशिका विभाजन होता है। हाँ देखो, ये देखो होता है बेसिकली 2, ठीक है, होता है बेसिकली 2, लेकिन एमिटोसिस भी ये इसी का ही एक हिस्सा है, इसी का ये हिस्सा है, लेकिन ये किस में हो रहा है, स्मॉल ऑर्गेन। तो यहाँ पे भी अगर मान लेते सेल डिवाइड कैसे कर रही है, जैसे ये डिवाइड कर रही है, लेकिन ये किस में हो रहा है, छोटे जीवों में। तो यहाँ पे इसके मुकाबले थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा ये, क्योंकि सेल छोटा है तो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, लिखने से ज्यादा समझने पे फोकस किया करो। कोई भी डाउट हो तुरंत पूछो, बार बार पूछो, 5 बार पूछो, 10 बार पूछो, 100 बार पूछो, पूछते रहो, जब तक डाउट क्लियर नहीं होता है पूछते रहो। हाँ भाई, किस में, बॉडी के अंदर। अब मान लेते हो कि कोई सेल है, सपोज दैट कोई सेल है, ठीक है, यहां पे तो समझ में आ गया क्रोमोसोम हो रहा है। अब एक सेल यहां पे मदर से मिली, एक मिली कहां से, फादर से, यहां पे दोनों आए, यहां पे मिले, यहां पे 46, यहां से 23 आए, यहां पे 23 आए। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर 23 बच जाएंगे, अरे डीएनए रेप्लिकेट भी तो कर रहा है। हाँ? हाँ, अरे तो 23 यहां से मिले, 23 यहां से मिले, 23 इसके अंदर अब कितने हो गए, तो वही ना 46 चाहिए ना। हमारे जो ह्यूमन सेल्स हैं उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होने चाहिए, 46। तो स्पर्म से 23, ओवा से 23। हाँ, अच्छा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आ रहा हूँ। अरे यार पूरा पढ़ाने देते नहीं हो, अभी मैं तो आया, अभी तो स्टार्ट ही भी नहीं किया, मैं तो सेल डिवीजन प्रोसेस पढ़ाना भाई। ये मदर सेल है। अब यहाँ पे देखो थे 46, अब बोल रहे हैं यहाँ पे 46 आ गया, यहाँ पे 46 आ गया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, सवाल तो उठना चाहिए। अब भैया यहाँ पे 46 है, तो 46 है, ये अपने आप को डीएनए यहाँ पे क्या होगा, रेप्लिकेट होगा। डीएनए क्या होगा, रेप्लिकेट होगा। तो क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पे 46 थी, ये अपने आप को क्या कर लेगा, डबल कर लेगा। जब क्रोमोसोम की संख्या डबल होगी तो फिर यहाँ पे ये एक इसमें डिवाइड हो जाएगा और एक इसमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वो अभी आएंगे उस पर भी, फिर भी चलो क्वेश्चन आ गया तो मैंने बता दिया कि ये जो 46 यहाँ पे नहीं रहेंगे, डीएनए यहाँ पे रेप्लिकेट होगा। तो डीएनए रेप्लिकेट होगा तो क्रोमोसोम 46 से इतने थे डबल हो जाएंगे। जब डबल हो जाएंगे तो 46 इधर, 46 इधर, और फिर यह दोनों अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेट होगा, डीएनए से बनते हैं बेटा क्रोमोसोम्स, ठीक है। नहीं सर, जैसे 46 जो बना है डाटा से, हाँ, उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम। अरे तो बेटा डीएनए रेप्लिकेट होगा, डीएनए रेप्लिकेट होगा, डीएनए से क्या बनता है बेटा, क्रोमोसोम ही होगा ना। तो क्रोमोसोम अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करेगा ना, कौन करेगा, डीएनए। डीएनए रेप्लिकेट करेगा, क्रोमोसोम बना देगा, और फिर क्रोमोसोम डिवाइड कर लेगा। क्रोमोसोम खुद तो डिवाइड हो नहीं सकता है, मतलब कि 46 से दुगना होगा नहीं, होगा कौन, डीएनए। डीएनए रेप्लिकेट किया, इसको उसने बढ़ा दिया, और फिर क्रोमोसोम अलग अलग 2 हिस्सों में बट गया। कोई समस्या इधर कोई, चलो अच्छी बात है कि तुम लोग सवाल पूछते हो, पूछना चाहिए। सवाल अगर मन में आ रहा है तो इसका मतलब है कि पढ़ाई चल रही है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन, की समस्या, सर एक्सेप्शन पे है क्या माइटोसिस, कुछ एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा एनसीईआरटी में दिया। ठीक है। जो आएगा मैं बता दूंगा, पहले लिखो इसको। लिख लिया, हो गया बे, हो गया, कोई दिक्कत, कोई डाउट, बढ़े। अब आते हैं, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि भाई यहाँ पे क्रोमोसोम सेम रहेगा, वहां पे
हाफ हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं जा रहा है, वहां पे कुछ चेंजेस नजर आ रहा है। हाफ बिकम हाफ क्रोमोजोम, यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन डॉटर सेल इज सेम, इस पार्ट में, और इस पार्ट में कितना हो जाएगा, बिकम हाफ। अरे यार इसको ऐसे करके लिखना, 3 पार्ट में डिवाइड है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हैं, सेम, और ए भाई ये क्या, किधर है बे, यहाँ, चलो नया पेज ना जाए, बड़ा दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। अबे यार ये क्या हो गया, हटाओ, लिख तो लिया है ना, चलो अपने को उतने मतलब नहीं है, हटाओ इसको, नया पेज ले लेता हूँ, और आ गया, चलो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहेंगे, यहाँ पे हाफ हो जाएंगे, यहाँ पे सेल्स जो हमारी रहेगी कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जैसे पुरानी थी वैसे रहेगी, यहाँ पे जेनेटिक चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे, इसी के नीचे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है आपका, मिटोसिस, यहाँ पे मियोसिस, इसी के नीचे लिखना है, ठीक है, इसी के नीचे लिखना है। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सेल जो होती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सेल डिवीजन के बाद कितनी बचती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डॉटर सेल लिख लो, डॉटर सेल, नंबर ऑफ डॉटर सेल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डॉटर सेल आती हैं 2, मतलब एक सेल खुद को डिवाइड करेगी, तो यहाँ पे एक सेल खुद को डिवाइड करेगी तो कितनी डॉटर सेल आएंगी, 2। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल की बात करूं तो नंबर ऑफ डॉटर सेल जो होंगी वो कितनी हो जाएंगी बेटा, यहाँ पे हो जाएंगे 4, यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 4, मतलब एक सेल खुद को डिवाइड कर रही है तो कितने सेल्स आ रहे हैं, 4। इसीलिए यहाँ पे देखो मिटोसिस होता है, मियोसिस, यहाँ पे जो मियोसिस होगा, मियोसिस 1 होता है, मतलब एक ही बार, क्योंकि 2 बनाना है, अब उसको 4 करना है, तो पहले तो मियोसिस 1 चलेगा, फिर उसके बाद मियोसिस 2 चलेगा। क्यों, अबे क्यों, क्योंकि 4 करना है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखना क्या, यहां पे जो मियोसिस होगा, यहां मियोसिस 1 होगा एंड मियोसिस 2 होगा, मतलब 2 बार डिवीजन होगा, यहां पे मियोसिस 1 ही होगा, एक बार होगा यहाँ पे। यही क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूं तुमको, यही सेम स्टेटमेंट पूछे गए, यही 4-5 स्टेटमेंट पूछे थे, ये स्टेटमेंट भी दिया हुआ था, एज इट इज क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा गया था एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मियोसिस यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे मियोसिस 2 हो रहा है, आखिर हो क्यों ना यार, समझ में ये नहीं, यहाँ पे क्योंकि 2 ही करना है, यहाँ पे 4 करना है, तो यहाँ पे तो 2 हो गया तो 1 से कम चल गया, यहाँ पे 4 करना है, तो इसी बात 2 बार इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेल डिवाइड 1 बार हो रही है, यहाँ पे सेल डिवाइड 2 बार कर रही है, ठीक है। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 करना पड़ेगा, तब जाके वहां पे होगा, ठीक है। यहाँ तक चलो, तो यहाँ तक आपका, यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा देख लिया। अब आते हैं कि भैया सेल डिवाइड कैसे करती है, उसको थोड़ा, किसको, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखना है कि जब भी सेल डिवाइड करेगी मियोसिस में तो 1 बार, और मिटोसिस में 1 बार, और मियोसिस में 2 बार, तो पहला बार यहां, दूसरे बार यहां, मियोसिस है ये क्या हो जाएगा, मिटोसिस 1। वो जो आप बोले जो डॉटर सेल जो डिवाइड करता है, वहाँ पे 2 करते हैं, यहाँ पे जो 4 करता है, मतलब वो 2 का 4 करता है या फिर डायरेक्टली 4 करता है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 1 से बनेंगी 2 शुरुआत में, वही तो बता रहा हूं तुमको, वही जो तुम्हारा डाउट है वही देख रहा हूं, 1 से 2 बनी, फिर ये 2 से कितने हो जाएंगे, 1 इधर, फिर 1 इधर, 4 हो गए। इसीलिए 2 मैं बोल रहा हूं, मिटोसिस 1, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, तभी तो 4 सेल बनेंगे, फिर 4 सेल कैसे बन सकती है, बढ़ू यहां तक, ठीक है। अब आते हैं हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं, कि यहाँ तो हमने पढ़ा कि भैया सेल कैसे डिवाइड करती है, अब सेल डिवीजन का प्रोसेस क्या होता है। चलो हाथ में टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम ठीक है कि नहीं, पहले ये बताओ, ऐसा नहीं कि तुमको पढ़ा रहा हूं तुम्हारा सिस्टम हैंग कर जाए, अगर सिस्टम सही है ना भाई, सिस्टम ठीक बा, अरे ठीक बा कि ना बा, ठीक बा, चलो तो बढ़ते हैं तब,
ठीक है, जबरदस्ती लोड नहीं लेने का, ठीक है। चलो आते हैं, चलो पेज खत्म हो गया क्या भाई? चलो अब आते हैं सेल डिवीजन। अब हम पढ़ते हैं सेल डिवीजन आखिर होता कैसे है। हमने तो दो प्रोसेस देख लिए, लेकिन सेल कैसे डिवीजन होता है, कैसे न्यूक्लियस डिवाइड होता है, कैसे साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। क्योंकि अगर मान लेते कोई सेल है, अब इसको दो सेल में कन्वर्ट करना है, सपोज दैट, ठीक है, यहां पे ध्यान से देखो, तो इसके पास एक न्यूक्लियस है कि नहीं, तो अब इसको डिवाइड करना है तो कम से कम इसको दो न्यूक्लियस में डिवाइड होना चाहिए। इसके पास एक ही साइटोप्लाज्म है, तो यहां पे दो साइटोप्लाज्म में इसको डिवाइड होना पड़ेगा। तो पहले तो सेल को क्या करना पड़ेगा, अपना न्यूक्लियस भी डिवाइड करना होगा, अपना साइटोप्लाज्म डिवाइड करना पड़ेगा। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इसके अंदर लाइसोसोम भी है, दुनिया भर की चीजें हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया को भी 1 से 2 करना होगा। तो सेल डिवीजन में सिर्फ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है, हर चीज को हम क्या कर रहे हैं, 2 करना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया 2, साइटोप्लाज्म 2, न्यूक्लियस 2, ये पूरा करना पड़ेगा, तभी तो 1 से 2 होगी, नहीं तो फिर ये सेल तो अधूरी हो जाएगी। तो हर चीजें एज इट इज होनी चाहिए। तो पहले ये सारी प्रोसेस होती है, यहाँ पे न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जो भी सेल ऑर्गन है वो भी डिवाइड होंगे, तभी तो ये 2 होंगे। बात समझ में आ रही है ना। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, तो शुरुआत में देखो प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले जो होता है, ये जितने भी आपको सेल ऑर्गन नजर आ रहे हैं, जैसे लाइसोसोम हो गया, ठीक है, दुनिया भर के जितने भी सेल ऑर्गन जो मैंने आपको पढ़ाए थे, सबसे पहला स्टेप वही है, सबसे पहले वो डिवाइड होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है न्यूक्लियस का। तो पहले कौन डिवाइड होंगे लिखना कुछ नहीं है, ठीक है, समझा रहा हूं सेल ऑर्गन पहले डिवाइड होंगे, तो ये 1 से 2 हो गए। उसके बाद कौन, न्यूक्लियस का नंबर आएगा, न्यूक्लियस तो एक ही है इसके पास। अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया। अब न्यूक्लियस भी कितने हो गए, 2 हो गए। अब आपको किसको डिवाइड करना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म को। तो साइटोप्लाज्म फिर यहाँ पे डिवाइड होगा। तो बेसिकली ये रही थी, ऐसी रहती है सेल, तो फिर अपने आप को तोड़ती है। तो तोड़ेगी, यहाँ पे देखेंगे क्या, 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे, 1 से 2, ठीक है, 1 से 2 आ जाएंगे। सेल ऑर्गन भी इसके पास 2 आ जाएंगे, इसके पास भी कुछ सेल ऑर्गन, इसके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद सेल देखो, यहाँ पे ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। अब ये साइटोप्लाज्म अपने आप में डिवाइड होगा और यहाँ पे 2 नई सेल आपकी तैयार होके आ जाएंगी। तो ये प्रोसेस होता है। अब सबसे पहले आपको सेल ऑर्गन को डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद न्यूक्लियस को, और उसके बाद साइटोप्लाज्म को, ठीक है, लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने बताया आपको, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि कैसे कैसे ये प्रोसेस चलता है। तो सेल डिवीजन में देखो क्या क्या होता है। तो सेल डिवीजन बेसिकली बहुत सारे फेजों में होता है, ठीक है। एक होता, मैंने शुरुआत में भी आपको पढ़ाया था, एक था कौन सा, इंटरफेज, पढ़ाया कि नहीं, और दूसरा होता है एम फेज, ठीक है। 2 फेज में यहां पे सेल डिवीजन होता है। इंटरफेज को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिपेयरिंग फेज, बताया था कि नहीं। प्रिपेयरिंग फेज मतलब कि अगर सेल को डिवाइड करना है तो खुद को वो पहले तैयार करेगी, ठीक है ना। अब तुमको लड़ना है युद्ध, तो युद्ध लड़ने से पहले तो भाई खुद को तैयार करना पड़ेगा कि नहीं। ऐसे चले जाओगे, अपनी खोपड़ी गया वैसे ही तुम्हारा खोपड़ी उपड़ी काट के रख देगा वो, ठीक है कि नहीं, दिक्कत हो जाएगी, तैयार करना पड़ेगा। तो सेल अपने आप को पहले क्या करेगी, तैयार करेगी, तब जाके डिवाइड करेगी। तो इस फेज को हम बोलते हैं प्रिपरेशन फेज, ठीक है, प्रिपरेशन फेज। तो यहां पे प्रिपरेशन फेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे सेल खुद को क्या कर रही है, तैयार कर रही है। इसमें भी 3 फेजेज होते हैं, देखो बहुत ही डिटेल में जा रहा हूं, इसीलिए ध्यान से सुनना चीजों को, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। G1 फेज इसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं एस फेज, उसके बाद आता है लास्ट में एक और G2 फेज, ठीक है। ये फेजेज हैं, ये 3 फेज होंगे यहाँ पे। 3 फेज होने के बाद अब यहां पे हम आते हैं एम फेज में। तो यहां बेसिकली होता है क्या कि सेल ऑर्गन, मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या डिवाइड होंगे, सेल ऑर्गन। तो यहां पे सेल ऑर्गन डिवाइड हो गए, ठीक है। यहां पे न्यूक्लियस नहीं डिवाइड हुआ, यहां पे किसी भी तरह की सेल डिवीजन की प्रोसेस अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। बस क्या कर रहे हैं, अपने आप को इसने डबल कर लिया, माइटोकॉन्ड्रिया एक था 2 हो गया। यहां पे बेसिकली क्या होता है, अब यहां पे हमने सेल ऑर्गन डबल कर लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे कि नहीं, न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे, और उसके बाद लास्ट में किसको करेंगे, साइटोप्लाज्म को करेंगे। तो न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे, तो न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैरियोकिनेसिस, ठीक है। कैरियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और किनेसिस मतलब डिवीजन। अब ये प्रोसेस हो जाएगी, तो यहां पे मेरा न्यूक्लियस
डिवाइड, उसके बाद दूसरा कौन सा, साइटोकिनेसिस। ठीक है, तो ये होती है पहली और ये होती है सबसे लास्ट। तो ये कौन सा फेज है, सबसे लास्ट फेज होता है यहाँ पे। यहाँ पे किसका डिवीजन होता है, साइटो मतलब क्या, साइटोप्लाज्म, और किनेसिस मतलब डिवीजन। तो यहाँ पे किसका डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म का। कैरियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और किनेसिस मतलब डिवीजन। तो यहाँ पे किसका डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का। तो ये भी बहुत सारे फेजों से इसको गुजरना होता है। ठीक है, एक ही बार में न्यूक्लियस खुद को डिवाइड नहीं करता है। पहली फेज जो होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेज। जैसे आप पढ़ते हैं हिस्ट्री, तो सबसे पहले जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रो हिस्ट्री। प्रो हिस्ट्री पढ़ते हो कि नहीं, प्रो मतलब सबसे पहले, तो प्रो। ठीक है, उसके बाद आता है मेटाफेज। ठीक है, तो मेटाफेज, उसके बाद कौन सा आएगा, एनाफेज, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, टीलोफेज। देखो, ठीक है, याद करा दूं, याद करा देता हूं। चलो, पहला फेज कौन सा है, इंटर। इंटर, अब कहीं भी तुम घुसोगे तो पहले तो तुमको इंटर करना पड़ेगा। तो वो पहले जब तुम कहीं इंटर कर रहे हो तो पहले तो फर्स्ट फेज तो वही होगी ना, तो इंटरफेज। तो इंटरफेज में क्या होती है, प्रिपेयरिंग फेज। यहाँ पे सेल खुद को डिवाइड करते हैं, सेल ऑर्गन। ठीक है, पहली फेज कौन सी है, G1, उसके बाद S, उसके बाद G2। एम फेज को दो पार्ट में, यहाँ पे सेल ऑर्गन हमारे डबल हो चुके हैं। अब हमको न्यूक्लियस को डिवाइड करना है, तो न्यूक्लियस को डिवाइड करना है तो क्या, कैरियोकाइनेसिस। इसको बोलें कैरियो मतलब न्यूक्लियस, और काइनेसिस मतलब डिवीजन। साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे काइनेसिस। अब यहाँ पे मेरा सेल पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है। तो लेकिन ये प्रोसेस थोड़ी सी लंबी होती है, इसमें क्रोमोसोम को ठीक से आपको डिवाइड करना पड़ता है। भाई कहीं अलग ढंग से क्रोमोसोम डिवाइड हो गया तो नई सेल बनेगी, तो उसमें क्रोमोसोम आपके प्रॉपर वे में नहीं जाएंगे, बहुत सारी समस्या हो जाती है। ठीक है, 46, जैसे आपने ट्रांसजेंडर के बारे में सुना होगा। जो ट्रांसजेंडर होते हैं बेसिकली क्या होता है, उनकी बॉडी क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला जाता है। 46 की जगह उनके बॉडी में कितने क्रोमोसोम जाते हैं, 47। इसी वजह से उनका नेचर बॉयज और मेल और फीमेल दोनों का होता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम भी होता है, बहुत तरह के होते हैं। ठीक है ना, डाउन सिंड्रोम भी होता है, वो भी अलग होता है, वहां पे भी वही क्रोमोसोम का ही लफड़ा होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैरियोकिनेसिस। जैसे कि हमने पढ़ा था कौन सा, यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक, तो कैरियोटिक मतलब व्हाट, न्यूक्लियस, तो वही है यहाँ पे। तो कैरियोकिनेसिस, कैरियोकिनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियोकिनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म। अब इसमें पहला, सबसे पहला क्या, सबसे पहले जो होता है वो क्या होगा, प्रोफेज, उसके बाद मेटा, उसके बाद टेलोफेज। देखो, बारह 25, देख लिया। देखो देखो देखो, G1 फेज, G2 फेज। हाँ, G1 बीच में S है ना, देख लिया, हो गया, पढ़ू, सिस्टम ठीक है, ठीक है ना, हो जाएगा ना। देखो जबरदस्ती मत करना भाई, ठीक है, अगर खुश रहे तभी, नहीं तो फिर हम रोक दूंगा। ठीक है, चलो।
अब आते हैं इंटरफेस पे। इंटरफेस कौन सी फेज है? प्रिपेयरी फेज। यहाँ पे क्या होगा? सेल ऑर्गन क्या होंगे? डिवीजन होंगे, ठीक है ना। सेल ऑर्गन अपने आप को दुगना कर लेंगे, ठीक है। इंटरफेज जो होती है ये फेज जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि लॉन्गेस्ट फेज, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। और सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी कौन सी होती है? एनाफेज। तो यहाँ पे बहुत तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। यहाँ पे ये आपसे पूछा जाएगा कि सेल डिवीजन की कौन सी ऐसी फेज है जो सबसे छोटी है, सेल डिवीजन की कौन सी ऐसी फेज है जो सबसे बड़ी है, सेल डिवीजन की कौन सी ऐसी फेज है जो सबसे अंतिम है, ठीक है। तो ये कौन सी है? लास्ट फेज होती है। कहाँ? अच्छा, चलो फिर भी लिख देता हूँ, दो बार लिख, ऐसे नहीं, तुम भी 2 बार छाप लेना, ठीक है। तो सबसे बड़ी फेज कौन सी है? इंटरफेज। सबसे छोटी फेज कौन सी है? एनाफेज। सबसे लास्ट फेज कौन सी है? अब यहाँ पे इंटरफेज में बेसिकली पता है सेल को डिवाइड करने में कितना टाइम लगता है? लगभग 22 घंटे। और एक सेल को कंप्लीटली डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे, ठीक है। सबसे बड़ी फेज यही रहती है, 22 घंटे इसी को लग जाता है। और एम फेज में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 घंटे में ये भाई साहब डिवाइड कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे 22 से लगभग 23 आवर, ठीक है। तो 22, देखो ऐसे नहीं है कि एकदम 22 घंटे नहीं लगेंगे, आगे पीछे हो सकता है। भाई यार हट जा, हटो। तो यहाँ पे 21 से 22 आवर यहाँ पे लग जाते हैं, इसी वजह से सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है। और यहाँ पे कितना लगेंगे? 1 से 2 घंटे लगेंगे। अगर टोटली आपसे पूछा जाए कि सेल को डिवाइड करने में कितना वक्त लगेगा, तो 24 घंटे लग जाएंगे। अप्रॉक्स वैल्यू है, आगे पीछे हो सकता है, डिपेंड करता है कि सेल किस तरह की है, ठीक है। लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू लिया जाए तो कितना होगा? 24 घंटे, ठीक है। अप्रॉक्स, सबसे बड़ी ये, सबसे छोटी वो, ठीक है। चलो, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि बॉडी में जो सेल डिवीजन होता है, कौन सा सेल डिवीजन सबसे ज्यादा होता है? कौन सा सेल डिवीजन सबसे ज्यादा होता है? अगर इन दोनों की मैं बात करूं कि इन दोनों में मुझे बताइए कि सेल डिवीजन सबसे ज्यादा कौन सा होता है? सेल डिवीजन सबसे ज्यादा कौन सा होता है? ये वाला कि ये वाला? ये वाला होगा, ये वाला होगा ना। ये तो एक ही बार होगा जब जन्म होगा बच्चे का, जब स्पर्म और ओवा सेल एक बार मिलेंगे, डिवीजन हुआ, बस खेल खत्म उसका। अब उसके बाद बच्चे उसके बाद क्या होगा कि सेल डिवीजन हो गया, अब बच्चे को ग्रो करवाना है, तो ग्रो कराने में कौन सा फिर यही चलेगा, ये चलने लगेगा। तो बच्चे को जब बच्चे में के समय दोनों चलते हैं। शुरुआत में क्या होता है कि जब क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम का ट्रांसफर होता है, बस ये। उसके बाद जो प्रोसेस चलेगी ये, क्योंकि बच्चे को ग्रोथ करवाना है, तो ग्रो करवाने के लिए ये वाला, हमारी बॉडी को ग्रोथ कर रही है तो ये, आपको हीलिंग करवाना, चोट वोट लग गई है तो ये। तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बॉडी में सेल डिवीजन ये वाला होता है, ना कि ये वाला, ठीक है। चलो अब आते हैं, भूख भी लग गई है, नहीं भूख भी लग गई है। चलो कोई नहीं, नया पेज आ जाएगा, पेज की कमी थोड़ा है कि नहीं। चलो आते हैं, ठीक है। अब आते हैं, तो पहले देखेंगे G1 फेज में क्या चलेगा, S1 फेज में क्या चलेगा, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं G1 फेज। मुझे भी लग रही है, मैंने तो खाया भी नहीं है, मैंने तो बस यही 1 गिलास पानी पिया सुबह से बस। फिर भी देख रहा है एनर्जी, पानी पी के ही एनर्जी आ रही है। तुम लोग तो ठूस के आए होगे यहाँ तक, तुम लोग नाश्ता थोड़े करते हो, नाश्ता नहीं होता तुम लोग का, खाना होता है वो, है कि नहीं। माता जी परेशान है बेलते बेलते, माता जी परेशान है कि भैया क्या है, खाना जा कहाँ रहा है, पेट है कि कुआं। यहाँ देखो G1 फेज, देखो अभी इंटरफेस पढ़ा देता हूँ, बाकी जो बच गई फेज वो हम अगले क्लास, कल क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है। ठीक है, ये G1 फेज पढ़ा देता हूँ, बाकी जो बच जाएगा जैसे कि M फेज वो हम लोग कल की क्लास में डील करें, ये छोटा सा पोर्शन है वो देख लेते हैं। G1 फेज में भी देख लो होता है क्या है, मान लेते हैं, अरे बातें अपने में मत करो यार, सास भी कही बहुत, यही सब चल रहा है। नहीं सर, बोले नहीं कि जीवन में
इधर आओ, इधर आ। जीवन फेज, जीवन फेज में बेसिकली क्या होगा? अब मान लेते हैं कि सेल को क्या कर, अब देखो खुद तुम सोचो कि इंटरफेज में होता क्या है। इंटरफेस का ये हिस्सा पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, इंटरफेस का हिस्सा पढ़ रहे हैं। इंटरफेस में क्या होता है? सेल अपने आप को क्या करे, सेल ऑर्गन अपने आप में डिवाइड होते हैं। अब हमको सेल ऑर्गन बनाने हैं, राइबोसोम बनाना है, लाइबोसोम बनाना है, दुनिया भर की चीजें बनानी है, साइटोप्लाज्म बनाना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना है। तो हमको चाहिए क्या? ये सब चीजें कैसे बनती है? सेल आपकी कैसे बनती है? कैसे बनती है? अरे बेटा प्रोटीन से न बनेगी। दिन भर तो वो प्रोटीन ही बनाते रहता है। सेल क्या करता है? प्रोटीन ही बनाता है। वहां पर हमने पढ़ा था कि नहीं, सेल में दिन भर क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन से ही तो आपकी सेल्स बनी है। सेल ऑर्गन आपके किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से। अब हमको यहाँ पे सेल को क्या, सेल ऑर्गन को क्या करना है? डबल करना है। तो फिर क्या करेंगे? हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रोटीन की। तो यहाँ पे पहला प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा? ये प्रोटीन कैसे बनेगी? जब आपका आरएनए क्या होगा? सिंथेसिस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? आरएनए सिंथेसिस प्रोसेस होगी। अब आरएनए प्रोसेस हो जाएगी, उसके बाद ये भाई साहब किसको बनाएगा? प्रोटीन को बनाएगा। अब फिर ये प्रोटीन बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये क्या करेगा? आपके सेल ऑर्गन को क्या करेगा? सेल ऑर्गन को क्या करेगा? डुप्लीकेशन, यहां पे लिख देंगे, यहां पे लिख देता हूं, हटाओ। यहां पे क्या होगा? डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गन होंगे, क्योंकि आपके जो सेल ऑर्गन है उनको डबल करना है। उसके लिए आपको चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन बेटा कहां से आएगा? ये आ जाएगा आरएनए सिंथेसिस तक। ये कहां से आएगा? आपके पास डीएनए भर भर के है सेल में। तो डीएनए है वो क्या करेगा? इसको बनाएगा, इसके बाद ये इसको बनाएगा, इसके बाद आपके डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गन होंगे। मतलब कि आपके सेल ऑर्गन क्या हो जाएंगे? दुगने हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस होगा। चलो ये इसको लिख लो, ठीक है, इसको लिखो। जीवन फेज में बस इतना ही। सेल ऑर्गन आपके यहाँ पे क्या हो गए? दुगने हो गए। ठीक है, 5 मिनट और लूंगा, खेल खत्म हो जाएगा। प्लीज क्यों बोल रहा हो? जीवन फेज, अच्छा इसको एक और नाम से हम जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जीवन फेज को फर्स्ट गैप फेज। ठीक है ना, कहीं एग्जाम में पूछ लिया कि फर्स्ट गैप फेज क्या है, तो जी से क्या आ जाता है? गैप। तो फर्स्ट गैप फेज। G2 क्या होगा? सेकेंड गैप फेज। ठीक है, अब यहां पे मुझे बताओ, सेल जो होगा, सेल की साइज घटेगी या बढ़ेगी? सेल की साइज घटेगी या बढ़ेगी? अरे गधों, सेल ऑर्गन डुप्लीकेट डबल हो गए हैं, तो सेल के ऑर्गन, सेल की साइज बढ़ेगी ना, सेम कैसे हो जाएगी? तब सेल ही फट जाएगा बेचारे का, है कि नहीं? तो सेल साइज से क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सेल की साइज क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सेल साइज बड़ी हो जाएगी। जीवन फेज में होता है। ठीक है, आते हैं दूसरे पे। यहाँ तक कोई दिक्कत? सेल ऑर्गन, सेल ऑर्गन दुगने हो जाते हैं। ठीक, ये हो गया जीवन फेज। अब आते हैं दूसरे पे, S1। यहां तक ठीक है? ठीक है ना यहां तक? अब आते हैं कौन सा फेज? S फेज। अब S फेज है तो S से क्या है भाई? S से है सिंथेसिस। तो इसको हम सिंथेसिस फेज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पे हमने देखा क्या कि भैया हमने सेल ऑर्गन अपने डबल कर लिया। अब उसके बाद प्रोसेस क्या होता है? अब हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? अपने क्रोमोजोम है उसको भी तो डबल करना है। तो क्रोमोजोम को डबल करने के लिए हमको क्या चाहिए? हम क्या करें? अपने क्रोमोजोम को कैसे डबल करें? सेल ऑर्गन डबल हो गए? हो गए ना। अब दूसरा टारगेट क्या है हमारा? न्यूक्लियस को डिवाइड करना है। तो न्यूक्लियस में अंदर हमारे क्रोमोजोम है 46 ही है, तो पहले तो उसको डबल करना होगा, तभी तो हम भाई न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे। तो क्या करें? क्रोमोजोम को डबल करना तो क्या करें? अरे क्या करेंगे? डीएनए को रेप्लिकेट करेंगे कि नहीं? अरे डीएनए रेप्लिकेशन होगा कि नहीं भाई? होगा कि नहीं? लॉजिक है, थोड़ा सा इसको लगाओ, हैं? सड़ा के रखा है, थोड़ा सा जोर दे दिया करो मेरे तरफ से। तो अगर मान लेते कि हमारा सेल ऑर्गन बन गया, अब हमको न्यूक्लियस को क्या करना है? डिवाइड करना है। उसके अंदर क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम को डबल करना है, तो कैसे करेंगे? क्रोमोजोम तो अपने आप होगा नहीं, डीएनए क्या करेगा? रेप्लिकेट होगा। वही डीएनए जब रेप्लिकेट होगा तो फिर किसको बनाएगा? क्रोमोजोम को बनाएगा। बनेगा कि नहीं? ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा। किसके लिए? क्रोमोजोम को डिवाइड करना है हमको। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा। देखो
देख लिया? थोड़ा सा क्यों, पूरा ही हट जाते हैं लोग। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, बातें समझ में आ रही है ना? और ये प्रोसेस पहले क्यों नहीं हुआ? ये प्रोसेस पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि न्यूक्लियस को बाद में डिवाइड करना है, पहले हमको सेल ऑर्गन डुप्लीकेट करना है। तो सेल ऑर्गन को डुप्लीकेट करना है, तो इसी वजह से पहले कौन सी फेज आ गई? G1 फेज। उसके बाद ये हमारे सेल ऑर्गन तैयार है, अब न्यूक्लियस को डिवाइड करना है। तो न्यूक्लियस को डिवाइड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? डीएनए का रेप्लिकेशन करना पड़ेगा कि आगे क्रोमोसोम्स हमारे क्या हो जाए? डबल हो जाए। ठीक है, उसके बाद कौन सी फेज देख लिया? बढ़ू, उसके बाद कौन सी फेज है? G2 फेज। अब G2 फेज है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? G2 का सेकेंड गैप फेज। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। अब डीएनए रेप्लिकेशन को ये भाई साहब क्या करता है? रोक देता है। ठीक है ना, टू स्टॉप द डीएनए रेप्लिकेशन। अब ऐसा क्यों होता है पहले इसको समझते हैं, उसके बाद लिखना। ठीक है, पहले इसको समझो क्या करता है? टू स्टॉप डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो हमको भैया एक सेल से कितने सेल में डिवाइड करना है? 2 में। एक सेल से 2 जाना है। क्रोमोसोम हमारे दुगने हो चुके हैं सेकेंड फेज में। कौन से फेज में? एस फेज में हमने डीएनए को डबल कर लिया, तो हमारा डबल हो गया। अब मान लेते कि डबल हो गया, लेकिन उस भाई साहब को इस फेज को तो रोकना भी तो पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि दह दनादन दिए जा रहा है, दह दनादन दिए जा रहा है। तो दह दनादन दिए जाएगा तो पता चला कि 2 सेल के जगह हमको तो 2 ही सेल बनाने, तो क्रोमोसोम हमको दुगने कर रहे हैं। ठीक है ना, 11 गुने थोड़े कर रहे हैं, हमको 2 ही बच्चे चाहिए, 11 बच्चे थोड़े चाहिए। क्रिकेट टीम थोड़ी बनानी है हमको, हैं? क्रिकेट टीम बनानी है इसको? क्रिकेट टीम तो बनानी नहीं है, क्या करनी है? 2 ही बच्चे सबसे अच्छे, है कि नहीं? तो 2 ही बच्चे हमको चाहिए, तो इस सेल भाई साहब को 2 ही बच्चे इसको चाहिए, तो 2 बच्चे आ जाएंगे। तो इसी वजह से क्रोमोसोम को भाई रोकना पड़ेगा, रेप्लिकेशन को रोकना पड़ेगा। तो ये भाई साहब रोक देगा, नहीं तो यहाँ पे 2 की जगह दुनिया भर की सेल्स हो जाएंगे, 11 बच्चे आ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, तो बेचारी जो पत्नी होगी तो परेशान हो जाएगी। इसका कोई पास कोई काम ही धाम नहीं है, एक ही काम है। जैसे कि अब लड़का कैसे हो गया? शाहजहां की तरह। जैसे शाहजहां था, ठीक है, अपनी बीवी को प्यार करता था, तो उसने जो ताजमहल बनाया है, तो मुमताज महल के याद में, तो अब तुमको पता है कि वो मुमताज कैसे मरी थी? जब अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, तो डिलीवरी के टाइम उसकी मृत्यु हो गई थी, 14वें बच्चे को। तो समझ रहे हो किस तरह का प्यार वो दिखा रहा है। तो आजकल के लौंडे क्या करते हैं? अपने बंदी को क्या कर देते हैं? ताजमहल थोड़ा सा गिफ्ट कर देते हैं, तो बोलते हैं कि भैया ये साइन ऑफ लव है। ये साइन ऑफ लव नहीं है बेटा, साइन ऑफ प्रेगनेंसी है वो। ठीक है ना, तो इसी वजह से जो लड़का दे रहा है और जो लड़की एक्सेप्ट कर रही है, तो सोच समझ के भैया ताजमहल दे रहा है। ताजमहल का मतलब कुछ और होता है, ये साइन ऑफ लव नहीं है, कुछ और है। इसका मतलब ये हुआ कि 14 बच्चे के लिए तैयार रहो। ठीक है, तो यहाँ पे वही केस यहाँ पे भी है। अब मान लेते कि भाई इसको 14 बच्चे या 12 बच्चे थोड़े पैदा करने हैं, कितने कर रहे हैं? 2। अब मान ले अगर इसको नहीं रोकेंगे तो दनादन चलते जाएगा प्रोसेस, तब तो मुश्किल हो जाएगी, है कि नहीं? तो इसी वजह इसको रोकना जरूरी है। रोकने के लिए कौन सी फेज? G2 फेज। G2 फेज क्या करेगा, कैसे रोकेगा? तो डीएनए जो रेप्लिकेट कर रहा है उसको क्या कर देगा? रोक देगा कि चलो भैया अब रुक जाओ, थम जाओ भाई, थम जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। तो इसको क्या करेगा? ये थाम लेगा। तो यहाँ पे डीएनए हमारा रेप्लिकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम हमारे पास आ गए, टकाटक, कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ सेल ऑर्गन जो होते हैं वो G1 फेज में नहीं बन पाते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेल है। ठीक है, उसके अंदर डीएनए भी होता है, उसके अंदर आरएनए भी होता है, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेल होता है, सेल ऑर्गन होता है। तो इसी वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गन होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोप्लाज्म, ये जाके G2 फेज में बनते हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बहुत ही सिंपल नहीं है। इसके अंदर आपको मैट्रिक्स मिलेगा, क्रिस्टी मिलेगा, डीएनए भी मिलेगा, आरएनए भी मिलेगा, डबल मेम्ब्रेन रहेगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेल है। तो इस सेल को बनाने के लिए हमको बहुत सारा प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोसेस चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली वो G1 फेज में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे बोलेगा क्या, कुछ सेल ऑर्गन यहाँ पे बनेंगे। तो सेल डुप्लीकेशन टेक प्लेस। यहाँ पे क्या होगा? सेल डुप्लीकेशन, सेल ऑर्गन। ठीक है, सेल ऑर्गन डुप्लीकेशन टेक प्लेस। कौन कौन से? अरे कौन कौन से? क्या?
कौन कौन से, अरे कौन कौन से यार, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। क्यों, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, इनको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसी वजह से G2 फेज में जाके ये बनते हैं, ठीक है। और एक और काम क्या करता है, G2 फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो अब ये मुझे ये बताओ कि सारा काम तो हमारा हो गया, हमने सेल ऑर्गन को भी डेवलप कर लिया, ठीक है, न्यूक्लियस के लिए भी क्रोमोसोम हमारे पास आ गया है कि नहीं, आ गया कि नहीं, तैयारी हमने कर लिया, क्योंकि ये कौन सा फेज है, प्रिपेयरिंग फेज, तो हम तैयार कर रहे हैं, तो तैयार हैं हम कि नहीं, हाँ कि ना। तो यहां पे हमने क्या किया, सेल ऑर्गन में डुप्लीकेट कर लिया, क्रोमोसोम भी हमारा तैयार बैठा है कि भैया अब चलो हमको डिवाइड करो। लेकिन फिर यहां पे देखो प्रोटीन सिंथेसिस भी हम करवा रहे हैं। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस क्यों करवा रहे हैं, देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ये आगे चल के जैसे हमने बोला था स्पिंडल फाइबर पढ़ाया था कि नहीं आपको, स्पिंडल फाइबर का काम क्या है, क्रोमोसोम को तोड़ने में मदद करता है, क्रोमोसोम से अटैच हो जाता है उसको फाड़ के रख देता है। तो जो फाड़ेगा तो क्रोमोसोम बेसिकली जो स्पिंडल फाइबर है वो बनेगा कैसे, उसके लिए कोई ना कोई तो प्रोटीन चाहिए ना हमारे पास, तो वो प्रोटीन भाई साहब यही बनेगा। और उस प्रोटीन का नाम क्या है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है। कौन सी प्रोटीन है ये, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन दो चीजों को बनाती है, किसको किसको बनाएगी, ये बनाएगी ट्यूब्यूलिन फाइबर को, ठीक है, किसको, ट्यूब्यूलिन फाइबर को, और दूसरा किसको, स्पिंडल फाइबर को। स्पिंडल फाइबर क्या है मैं पढ़ा चुका हूं, है कि नहीं, ऐसे कल हम लोग देख लेंगे उसको भी, कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। स्पिंडल फाइबर का काम क्या होता है, क्रोमोसोम को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। ट्यूबुलिन फाइबर का काम क्या है, इसको देखो यहाँ पे मान लेता हूं कि ये मेरी सेल है, ठीक है, सेल है। तो यहाँ पे हमने देखा होगा कि सेंट्रोसम जो होते हैं, यहाँ पे देखो ये होता है आपका सेंट्रोसम, सेंट्रोसम से ही निकलते हैं स्पिंडल फाइबर कहाँ से निकलते हैं, सेंट्रोसम से निकलते हैं और जाके क्रोमोसोम में अटैच हो जाते हैं। अब यहाँ पे सेंट्रोसम बेसिकली यहाँ पे ऐसे डिस्को डांस कर रहा है, सेल में ऐसे घूम रहा है, कोई काम धाम नहीं है। तो अब वहां पे ट्यूबुलिन फाइबर क्या करेगा, इसको उठा के कहां डाल देगा, यहां पे डाल देगा। तो यहां पे देखो ये क्या होता है, पोल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, पोल, ठीक है। जैसे कि हमारा अर्थ है, तो अर्थ के है ना दो पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो इसको हम पोल बोलेंगे। तो ये सेंट्रोसम कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, किसकी मदद से, इसकी मदद से। तो TF की मदद से ये भाई साहब यहां पहुंच जाएगा। अब TF के यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, क्रोमोसोम यहीं पे अभी डिस्को डांस कर रहे हैं, अभी इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे इसके बाद हमारा क्या है कि हमारे पास स्पिंडल फाइबर भी आ गए हैं, क्रोमोसोम भी आ गए हैं, सेल ऑर्गन, सब कुछ आ गया है, प्रिपेयर हम पूरी तरह से है कि नहीं, हमारी प्रिपरेशन हो गई है कि नहीं। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, प्रिपेयरिंग फेज। अब अगला फेज क्या होगा, सेल डिवीजन। तो क्या आप, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि इंटरफेज में सेल डिवीजन होता है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे सेल अभी प्रिपेयर हुआ, सेल डिवीजन यही यहां पे होगा। सेल डिवीजन किस में होगा, एम फेज में होगा। एम फेज में जो 4 फेज है वहां पे हम देखेंगे कि भैया सेल कैसे डिवाइड कर रही है अपने आप को, ये बस प्रिपेयरिंग फेज है, यहाँ पे बस सेल ऑर्गन अपने आप को तैयार कर रही है, किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। तो क्या इस फेज में आपको क्रोमोसोम नजर आएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, इस फेज में आपको क्रोमोसोम नजर आएगा, अरे हाँ आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे डीएनए जो होगा वो किसके फॉर्म में होगा, क्रोमेटिन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, क्रोमेटिन के फॉर्म में, क्योंकि क्रोमेटिन फॉर्म ये इंटरफेज में किस फॉर्म में रहता है, डीएनए हमारा क्रोमेटिन के फॉर्म में। जब हम एम फेज में जाते हैं तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम में जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है किस फॉर्म में, अभी भी यहाँ पे किस फॉर्म में, क्रोमेटिन के फॉर्म में। अब इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, कौन सा, एम फेज, वहां पे ये भाई साहब किस में कन्वर्ट होगा, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा। अब फिर उस क्रोमोसोम को क्या करेंगे, तोड़ेंगे हम लोग, इक्वली डिवाइड कर लेंगे, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद आप साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर लेंगे और हमारा सेल डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको लिख लो, उसके बाद हम लोग कल क्लास में देखेंगे। कल हमारा सेल डिवीजन पूरी तरह से खत्म भी हो जाएगा और एक नया टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम क्या है, टिश्यू, क्योंकि सेल के ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनेगा, आपका टिश्यू बनेगा। तो इसके बाद कल ही वो, क्योंकि सेल डिवीजन वो 5 मिनट का खेल है, वो मैं अभी बता देता, लेकिन देख रहा हूँ कि आप लोग की हालत थोड़ी सी गड़बड़ है, अभी सिस्टम आपका हैंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो आराम से चीज़ों को पढ़ेंगे, आराम से आप उसको लोड में लेते रहिए, घर में जाके पढ़ना जरूर,
ठीक है, क्योंकि आज जो मैंने जो आप पढ़ाया सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वो, ठीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है आज का जो हमने पढ़ाया, क्योंकि ये सब बहुत सारी चीज़ों को समझ में नहीं आती, खोपड़ी घूम जाती है बहुत लोगों की। इसीलिए आराम से आज जाना घर में पढ़ना, ठीक है ना, और कोई भी डाउट हो कल आके हमसे पूछ लेना, क्यों आपको ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा और नया टॉपिक स्टार्ट होगा, इसका नाम क्या है, टिश्यू। ठीक है, तो मिलते क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय